अशोक खरात नाम का एक व्यक्ति है जो महिलाओं को लालच देकर वो महिलाओं के साथ शोषण कर रहा था। वो सेक्स करते हुए थोड़ी है, और में काउंट ही नहीं करते। वैसे तो मैं मानती हूँ ये सरकारें रेवड़ी बांटती है। जितने भी आयोग हैं इनमें जो सदस्य रखे जाते हैं वो कोई किसी के पास अनुभव नहीं होता। एक बंदा काकरोच जनता पार्टी बनाता है, आज उसे बर्बाद करने के लिए सब मुतमईन हैं पूरी तरह से, और एक बलात्कारी खुला घूमता है। महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनका भी वीडियो इंटीमेट होते हुए सामने आया था। एक सज्जन उतरते हैं, वो मौजूदा सरकार में के विधायक भी हैं, उतरते हैं, पूरे कपड़ों में हैं और महिला की अश्लीलता बताती हूँ, महिला के शरीर पे। महिला आयोग की अध्यक्ष जो दुनिया भर के आपसे प्रोटोकॉल फॉलो करवा रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कह रही हूँ ठेंगे से है। ना ही वो ये खुद कैसे सामने करेगी? सैया भाई कोतवाल, अशोक करात को भी इंडियन एब्स्टीन कहती हूँ मैं। इंजीनियर रामनिवास रामखिलावन क्या है, रामखिलावन, उनको भी मैं एब्स्टीन फाइल की निर्माता कहती हूँ। बिल्कुल ठीक किसी ने कहा कि राजनीति में तो बिस्तर से होकर गुजरना ही पड़ता है। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी है और भी फिल्में हैं, राम तेरी गंगा मेली में कुछ इस तरह का दिखाया गया था। तो क्या ये सच होता है? मैं कहती हूँ 90% कम से कम वो उस सच्चाई की राजनीति थी। किस तरह बहका के लाया जाता, कैसे अंधेरे बंद कमरे, वहाँ कभी मैंने ऐसे रोशनी नहीं देखी। आपने इतना सब कुछ किया, अब तक तो आपने बहुत सारी लड़कियों को निकाल लिया हो, डर नहीं लगता? डर, मुसीबत तो बहुत, हमारे पैरों में रॉड हैं, एक घुटने में पूरे में शिकंजा है, ये इसमें रॉड है, ये क्या है, मेरी तो जिंदगी जाने वाली है ना, उनकी तो जीते जी नर्क है। वो अपना अस्तित्व खोकर उनके लिए कमाती हैं, तब भी उन्हें 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। कुछ लोगों को सेक्स नहीं करना होता, वो केवल उनको मारना, मतलब पर पीड़ा में उनको आनंद आता है। अपनी जो कमजोर पे ताकत की आजमाइश जिसको करनी है वहाँ पर। ये जो महिलाएं हैं, या तो उनके साथ कोई उन्हें प्यार का झांसा देके या बहला फुसला के या नौकरी के नाम पे ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। भाग नहीं सकता, भाग तो कोई सकता ही नहीं, कहीं नहीं मार के गिरा देंगे उनके पास मिर्च डाल देना, चूना डाल देना, अंगूठे पैर के अंगूठा डाल फिक्स करना, उनकी चीखों में उनका अल्टीमेट प्लस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते और महिलाएं आज़ादी के नाम पे बाहर निकलना चाहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? आज किसी से ब्रेकअप है, आज मेकअप है, आज हुकअप है, जिसको अपना सर्वनाश कराना वो नोएडा चले जाओ, और उसके बाद सवा सत्यानाश करना हो तो गुड़गांव चले जाओ। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं, कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी बदलने के लिए जीते हैं। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 से ज़्यादा साल हमारे देश की उन महिलाओं के लिए समर्पित कर दिए जिनकी कोई बात नहीं करता, जिनकी आवाज़ हम तक पहुंच भी नहीं पाती। संघर्ष, चुनौतियां, दर्द और अनगिनत मुश्किलों से लड़ते हुए उन्होंने कई सारी जिंदगियों में उम्मीद की रोशनी जगाई और उन्हें एक नई जिंदगी दी। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी अतुल शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका, कैसी हैं आप? बढ़िया। पहला सवाल कि समाज सेवी अतुल शर्मा को अब सभी जानते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ वो 30 साल पुरानी अतुल शर्मा को जिन्हें कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा सपना क्या था बचपन में आपका? पता नहीं, कभी क्योंकि बहुत छोटे थे, पहले 5 साल से पहले एडमिशन नहीं होता था, डायरेक्टली फर्स्ट में होता था। तो अब आप सोच सकते हो हम 62 साल के हैं, तो उस वक्त में तो शायद सपना तो नहीं था, लेकिन हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पे केवल ये बाज़ार है, मेरठ का कबाड़ी बाज़ार है। तो जैसे एडमिशन होता है वही एकमात्र रास्ता जाने का स्कूल। इतनी हिदायतें होती थी, आज भी हैं, आज भी जो और बच्चे बड़े होते आ रहे हैं, जो जैसे एडमिशन होते हैं, नहीं ऊपर नहीं देखना, जब निकलो तो नीचे सिर करके जाना, इतना सब हम बहुत अब प्राउड हो गए। तब भी उस सब ने इतनी उत्सुकता पैदा की पहले तो कि बहुत सवाल हमने घर में करने शुरू किए, क्यों नहीं देखना। शुरू से हमारा स्वभाव थोड़ा सा था ऐसा कि बहुत जवाब सवाल, उत्सुकता बहुत थी। फिर वो भी चलो चलता रहा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है नास्तिक होते हुए भी कि कोई ताकत ऐसी थी कि जो मुझे खींच के बार बार ले जा रही थी। कुछ घटनाएं ऐसी होती रहीं कि 8वीं में हम पढ़ते थे तो कोई लड़की गुजर के जा रहे थे हम, तो लड़की की मतलब खटखट की आवाज़ आई जीने से, तो मैंने देखा वो लड़की मेरे साथ पढ़ती थी, बैसाखी से चलती थी, इसलिए ध्यान भी रहा।
तो मैं रुक गई एक पल के लिए, तो कि आएगी तो मैं पूछूंगी यहाँ क्यों रहती हो। मेरी अम्मा तो कहती हैं ख़राब औरतें हैं वहाँ पे। तो वो नहीं आई, वापस पलट गई, उसकी भी निगाह से मिली, एक ही क्लास में हैं दोनों। तो मैंने कई दिन उसका इंतज़ार किया कि वो आएगी तो मैं फिर पूछूंगी सवाल, पर आई नहीं। लगभग 5-6 दिन बाद वो आई तो मुझसे नज़रें चुराते हुए, कोई हम दोस्त नहीं थे, वो बैक बेंचर थी, कभी मैं मुखर भी नहीं थी बहुत, या शायद अपनी पहचान खुलने के डर से ऐसे बच्चे थोड़ा सा पीछे रहते हैं। तो फिर भी मैंने उसको पकड़ा कि तुम वहाँ क्यों थी। मेरी अम्मा तो कहती हैं वो ख़राब औरतें रहती हैं और दूसरों के सामने नाचती गाती हैं। तो शायद वो भी समझ गई थी कि सवाल तो मुझसे पूछेगी ये, और कहा कि उन ख़राब औरतों में से एक मेरी माँ है, हमसे काफ़ी बड़ी थी इसमें। और वो मैं इसलिए मुझे पढ़ने का, तो मैंने पूछा कि वहाँ तो पढ़ते नहीं हैं बच्चे, मेरी अम्मा तो ये बताती हैं। तो उन्होंने कहा कि पढ़ते नहीं हैं, मगर मैं चूँकि बदसूरत हूँ जन्म से, मेरा पैर ख़राब है, पोलियो है मुझे, तो मैं उस काम के लायक नहीं हूँ जो मेरी माँ करती है, इसलिए मुझे पढ़ने की अनुमति मिली। वो समझ नहीं आया क्या काम करती है इसकी माँ, बस यही हमें तो लगा कि हमारी अम्मा ने कहा था कि दूसरे मर्दों के सामने नाचती हैं तो इसलिए अच्छी औरतें नहीं। फिर वो बात आई गई हो गई, कभी हमारी कोई बात नहीं हुई। वो उसने स्कूल छोड़ दिया 8वीं के बाद, पढ़ी या नहीं मुझे नहीं पता। फिर थोड़ा सा टाइम बीता, ऐसा लगता है कि जैसे 2-4 साल बीतते तो लगता था ऊपर में किसी को बैठे हुए कि भाई ये तो चुप हो गई, अब कुछ बात नहीं कर रही है। फिर ऐसा हुआ कि हमारी अर्ली एज में शादी हुई, वो ज़माना भी ऐसा था, और हमने एक खुराफात भी कर दी थी कि हमारी लव मैरिज थी उस समय में। तो अच्छा। वो भी ऐसे कि हम दो अलग अलग, मतलब वैसे तो वो भी पंडित हम भी, लेकिन हम त्यागी थे बाई बर्थ, और वो थोड़ा सा पता नहीं तुम जानते हो नहीं, त्यागी ऐसे ही होते हैं, थोड़े बड़ा बोले। तो नहीं, हमारे घर वालों को पसंद था, पर ये जीती कि ठीक है, नहीं से हमें वहीं करनी है, मत करना कहीं और। तो अंत उन्होंने, हमारी मदर ने कहा कि ठीक है, और बड़े घटिया तरीके से कहा कि ये पंडितों को बर्तन मांजेगी, जाने दो, कर दो शादी। हो गई। शर्त ये थी हमारी, वो भी हम तो 16 साल के थे, वो ऐसे 18-19 साल के थे, दोनों पढ़ रहे हैं, और ये शर्त थी हमारी कि भी हमको पढ़ने दोगे। तो जैसे कहीं समय थम नहीं रहा था, बहुत जल्दी जल्दी हमारे 2 बच्चे हुए, 18 साल की भी उम्र नहीं थी, दोनों बच्चे हो गए। तब हमारे पड़ोस में कोई महिला रहने आई, बड़ी सुंदर सी महिला थी, लेकिन बर्तन मांजती थी, जो उनके व्यक्तित्व को कभी सूट नहीं करता था। तो बड़ी प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी, और होगी 34-35 साल उनकी उम्र, हमारी 18 भी ठीक से नहीं थी शायद। तो बच्चे को मेरे खिलाने लगी थी, बेटा था मेरा, उसको बहुत खिला रही थी, गोविंदा नाम अपने आप से दे दिया था। तो फिर एक दिन थोड़ा सा अपनापा हुआ, तो तब उसने मुझे बताया कि मैंने पूछा कि भी तुम्हारे हस्बैंड भी साथ नहीं है, कौन है, कौन तुम्हारा खर्चा करता है। बोली मैं तो खुद करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ, पर मेरे साथ बहुत कुछ बीता है। उसने फिर मुझे बताया कि मेरे फादर पुलिस में थे, और मैं 7-8 साल की थी, तो किसी ने रंजिश में मुझे उठा लिया और बाज़ार में बेच दिया। अच्छा, मेरे लिए बाज़ार केवल मेरे शहर का कबाड़ी बाज़ार था। वो ज़माना ना तो इन बातों पर बात करने का था, ना अखबारों में कोई खबर छपती थी इनके बारे में, तो ये भी नहीं पता था कहीं और भी इस तरह के ब्रथल्स हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे कोई आदमी निकाल लाया, वो मेरे गांव का था, मैं उसे चाचा जी कहती थी, लेकिन देह धर्म अलग और चाचा जी कहना अलग, वहाँ कोई रिश्ता नहीं है। उसने मुझे कहा कि तुम पैसे वैसे कर लेना, बाहर जाके मैं तो तुम्हारी बहुत मदद नहीं कर पाऊँगा, और जो भी ज्वेलरी हो तुम्हारे पास सब लेके आ जाना। तो मैंने अपनी तो छोड़ो, दूसरों की भी रात को चुराई और सुबह उनके साथ निकल आई। और उन्होंने यहाँ, वो सरकारी नौकरी में थे, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र ले लिया। तब मुझे पता लगा कि वो किसी और शहर में थी, और तब वो यहाँ लेके आए। यहाँ से भी की बात यहीं ख़त्म हुई थी, वो मुझे छोड़ के और सब सामान वामान पैसा वैसा लेके महीने 2 महीने में सब इकट्ठा किया, मार पीट के मेरे से, और चले गए। रिटायर हो गए थे और चले गए यहाँ से। तो मैंने कहा फिर यहाँ कैसे आई? 2 गली छोड़ के वो आ गई थी। तो बोली कि वहाँ पे भी कोई लड़का था, उसने मुझसे कहा कि वो तो तुम्हें छोड़ गया, मैं करूँगा तुमसे शादी, और उसने मुझे यहाँ ला के रख दिया। लेकिन शादी तो उसने भी नहीं की, और पता ही नहीं कहाँ है। अब सुना है कि उसने कहीं जाके और शादी कर ली। तो मैं बर्तन मांजती हूँ, अपना काम कर रही हूँ। अब बस यहाँ से एक ऐसी भूल हुई जो मुझे वहाँ खींच के ले गई, या शायद वो सब
मतलब विधाता ने जैसे पहले से कहानियाँ लिख दी थी कि उस महिला ने मुझसे अचानक से एक जिद पकड़ी कि तुम मुझे मिलवा दो मेरे माँ बाप से एक बार, मुझे चैन आ जाएगा उम्र की इस दौर में कि मुझे मेरे घर वाले हैं। मैंने झट से हाँ भर दी, बिना सोचे कि अभी तो हम ही घर वालों पर डिपेंड कर रहे हैं, वो हमारी पढ़ाई का खर्चा दें, हमारे खाने पीने का भी खर्चा वही करें, और घर में सबसे बड़े भी थे हम, और ये भी पढ़ रहे थे और हम भी। फिर मैंने फिर भी अपने फादर इन लॉ से कहलवाया, हमारे यहाँ पर्दे वर्दे का रहता है बहुत, कि इसको उसके घर पहुँचाना है। थोड़ी सी नानुकर के बाद वो तैयार हुए, चलो किसी को किसी का घर मिल जाए। ये नहीं बताया मैंने कि ऐसे ही ब्रॉथल से आई और वहाँ से ये हुआ। तो हम लेके उनके घर पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि ये खबर पहले से उस आदमी के ज़रिए पहुँच गई थी, रिटायर होके गया था, कि तुम्हारी लड़की वहाँ पे ब्रॉथल में थी। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि कोई मिलने आए हैं, तो उन्होंने कहा वहीं रुको, कोई भेजा था हमने, भैया उनका घर बता दो। बोले जी यहीं रुक जाओ, वहाँ मिलवाएंगे प्रधान जी की चौपाल में। तो वहाँ ले आए हमें, बड़ा रोना धोना हुआ, साफ दिख रहा था ये नहीं कि बेटी है, शक्लो सूरत कोई अंतर, माँ तो हूबहू ऐसे लग रही थी कि जैसे एक दूसरे की बहनें हों। 2 भाई भी थे टीनेजर, जो उसके बाद पैदा हुए। तो कोई मतलब बात ऐसी नहीं हुई, बस वो ये हो गया ये हो गया, और उसके बाद हम तो भूल गए और रख नहीं पाएंगे। कितना मुश्किल किसी कितना महिला के लिए कि एक तो वो मुसीबतें झेल रही है, उसको धोखा मिला है, और उसके माँ बाप भी उसको नहीं अच्छा, अपना रहे हैं। मेरी जिद्दी स्वभाव था पहले से। मैंने पूछा क्यों नहीं रखोगे, ये कौन सा खुद से भाग के कहीं चली गई थी, ये तुम्हारी तो रंजिश थी जिसमें इसको उठा लिया। तो उन्होंने कहा वो सब ठीक है, हम नहीं रख सकते, क्योंकि पूरे गांव में ये बात फैली हुई है और हम क्या बताएंगे। मैंने कहा आप कहना हमारे पास रह रही थी। बोला नहीं नहीं, सब सूचना पहुंच चुकी है। तो समझ में आ गया हमें कि उस आदमी ने अपने आप को साफ करके ये सब बता दिया है। वापस आ गए हम, लेकिन बात तो यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम पे तो गाज गिरी थी, हमको तो कहा नहीं गया, लेकिन हमारे हस्बैंड को तो पूरे रास्ते जो भाषण सुना गया, वो तो हमको लग रहा था कि बस आज तो हमारे बच्चों सहित हमको हमारे मायके फेंक देंगे, और हमारी मदर का कहना सही हो जाएगा कि देखो एक दिन तो रोती हुई आएगी वहाँ से। तो क्या होगा। पर मेरी इतनी समझ नहीं थी उस समय, 18-19 साल कुछ उम्र नहीं होती है, और वैसे भी वो ज़माना ऐसा नहीं था कि भाई टीवी हो कुछ और हो, क्या था बस ज़्यादा रेडियो पे सुन लो कोई फिल्म की कहानी, गाने सुन लो। तो घर आते आते उसको समझ में आ गई थी, लेकिन वो किसी वक्त निकल गई। घर तक तो आई, लेकिन रात को निकल गई घर से। अच्छा, उनको आप वापस लेके आए? वापस लेके आए, वो रखा नहीं उन्होंने, तो वापस तो आना था उनको भाई अपना, उनका उन्होंने किराए पर कमरा ले रखा था, तो वहाँ तो आती हैं वो। लेकिन उन्हें दिख गया था कि भाई मेरी वजह से इसका घर बर्बाद होगा, वो चली गई कहीं। मुझे भी सुकून हुआ कि मेरा घर बच गया। किसी ने कोई सवाल पूछा नहीं, हमने एक दूसरे से कुछ किया नहीं, बात खत्म हो गई। 1.5 साल बीत गया ऐसे, और 1.5 साल बाद वो महिला फिर से आई। भाई दूज का दिन था, अच्छे से कपड़े पहन रखे थे, और ठीक बढ़िया से फल वल मिठाई विठाई वो लेके आई। मेरा ऊपर कमरा था, उसको तो पता था घर में हर वक्त रहती थी, तो वो सीधे ऊपर आई, नीचे नहीं रुकी, सीधे ऊपर आके, और जैसे थोड़ा बड़े से होते हैं, हम बेसिकली देहात से हैं, कि बड़ा आंगन हुआ, दरवाजे से घुसे तो आंगन में आ गए, आंगन के बाद कमरे हैं, तो अपने अपने कमरे में कोई वो नहीं था, और मैं ऊपर थी। तो आई वो आके बोली कि मुझे गोविंदा को टीका करना है। मैंने कहा पहले बताओ तुम कहाँ थी, और अब ये कपड़े और फल मिठाई सब कहाँ से आए तुम्हारे पास, भाई जो तुम्हारी हालात थे। तो उसने कहा देखो, ना तो जिनसे पैदा हुई उन्होंने नहीं रखा, मेरा क्या दोष था, मैं थोड़ी चली गई वहाँ, मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा था, ये भी मुझे दिख रहा है। तो मैं जहाँ से आई वहाँ चली गई। तो मेरे लिए ये सोचती कि कबाड़ी बाज़ार चली गई, मतलब हमारे शहर का जो बाज़ार है वहाँ पे चली गई वापस। और पता नहीं क्या हुआ, कैसा वो समय था, मैंने उसे कहा कि फिर तो मैं नहीं कर पाऊँगी। ना मैंने उसको बच्चों से बहुत रिक्वेस्ट की, ना मैंने बच्चा उसको दिखाया, और कह दिया तुम चली जाओ, उससे पहले कि घर में से नीचे से कोई निकले, और तुम चली जाओ यहाँ से। वो चली गई उठा के भारी मन से बहुत, और जिसे आंगन पार किया और दरवाजे पर रुकी, वो एक पल के लिए मैं छत पे खड़ी हो गई थी निकल के कमरे से। तो उन्होंने देखा यूँ, जितनी शिकायतें, जितने आंसू उनकी आँख में थे, वो सब मेरे पे छोड़ गई, और मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाई।
अब तो ये है कि आप सब लोगों की वजह से इतना सुकून है कि इतने पॉडकास्ट हुए, किसी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि जिनकी आप बात करती हैं उनकी अभी पिछले साल डेथ हुई है आगरा में। तो मैंने कहा आपको कैसे पता मैं किसकी बात करती हूँ? बोले वो भी आपकी बहुत बात करती थी। तो ये सुकून तो हुआ कि चलो इस गलीज पेशे से मुक्ति पा गई। दुनिया शायद 80 के करीब की हो रही होंगी, लेकिन वो दर्द दे गई मुझे ऐसा। शायद इसीलिए आई थी ज़िंदगी में कि मुझे वहाँ जाना है। फिर बहुत सारे दायित्व थे हमारे पास। हमारी एक ननद थी, 3 देवर थे, उनकी शादियाँ। सामाजिकता उस समय बड़ा प्रभावित करती थी आदमी के घर परिवार कि इनकी शादियाँ नहीं होंगी अगर मैं वहाँ जाऊँगी या वहाँ बातचीत करूँगी। फिर शादियाँ भी हो गई। इस बीच जैसे सब चीज़ें तय हो रही थी, हमारे हस्बैंड को पढ़ाई लगभग पूरी हो रही थी, अब जॉब की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि भाई वो बीमार हो गए थे बहुत ज़्यादा। सास हमारी गुजर गई थी, बहुत बीमार थे, कोई बचने की नहीं थी, उनको कुछ ऐसा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम गांव चले जाओ दोनों अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि खेती संभालने वाला कोई नहीं है। और वो बड़े पितृमातृ भक्त थे, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे, बिना मुझसे पूछे कि चलो सामान वामान पैक करूँ, गाँव जाएंगे। मैं उनके पीछे पीछे गाँव चली। आज सोचती हूँ तो ये जैसे तय था, क्योंकि कुछ भी हो, एक जानवर के बच्चे को भी अगर दुख होता है, परेशानी होती है, तो वो काटने को दौड़ते हैं। यहाँ भी मेरा भी शायद यही होता कि मैं छोड़ देती अगर मेरे बच्चों को तकलीफ़ होती। गांव में थे तो बच्चे सेफ हो गए। फिर हमारी जॉइंट फैमिली थी, हमने जो देवरों की शादियाँ की, धीरे धीरे फिर सबको, क्योंकि हमारा गांव बीच में ही आ गया है, जैसे नोएडा में बहुत सारे गाँव, तो सब गाँव ही शिफ्ट हो गए थे, शहर में नहीं रहना। ऐसे में ये हुआ कि कई चीज़ें हुई। जैसे मेरे बच्चों को तो एक सेफ गार्ड तो हो ही गया, और मैं चूँकि वो मन से सब बातें नहीं निकल रही थी, तो मेरे लिए रास्ता खुला। ऐसे 10 साल बीत चुके थे, मेरी 28 साल की उम्र थी उस समय। मैंने एक दिन इनसे कहा कि मैं उसको ढूंढ लूँ। तो जैसे पता नहीं कहाँ इनके मन में भी थी, इन्होंने मुझसे ना तो सवाल पूछा किसकी बात कर रही हो, कुछ नहीं पूछा, बस हंस के बोले कि हाँ ढूंढ लो, लेकिन शर्त एक है कि अगर तुम्हारे साथ मारपीट हुई, तुम्हारे कपड़े फाड़े, किसी ने गालियाँ दी, यहाँ आके रोना धोना नहीं करोगी, मुँह से कहोगी नहीं कि मैं जाऊँ वहाँ, बिल्कुल नहीं करूँगा, और दोबारा जाने नहीं दूँगा। मैंने कहा पक्का नहीं करूँगी। और सच तो यह है कि कितनी गालियाँ खाई, कितने कपड़े फटे, ये तो अलग बात है, पर हम घर जाके नहीं रोए कभी। 10 to 5 की तरह से, एक जॉब की तरह से वो किया। हर जगह गए, हर जगह सवाल ये था कि क्यों आती हो। कुछ कहते कि अच्छी खासी हो दिखने में, ये बैठ जाओ, अच्छे पैसे मिलेंगे, शाम को कमा के चली जाया करो। एक महिला थी, आपको भी लोग ऐसे समझते? हाँ, मतलब कि आई हो तो क्यों आ रही हो, और कौन जाता है, और वो भी भले घर की महिला। छोटा सा शहर है हमारा, सबको दिख रहा है, पता भी लग रहा होगा मेरी रेकी करके कि मैं किसकी बेटी हूँ। मेरे फादर अपने आप में वजूद था उनका। तो उन्होंने कहा, एक दिन एक वृद्ध महिला थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू आती है यहाँ। मेरी आदत थी कि वृद्ध थी तो मैं जाती पैर छू लेती थी। उन्होंने बहुत बार कहा बेटा हम गंदी औरतें, हमारे पैर मत छुआ करो। तो मैंने उनका कहा कि अम्मा आप गंदी औरतें होंगी, मेरे लिए आप बुजुर्ग हैं, बस इतना सा है। तो स्नेह अतिरिक्त उनके मन में हो गया था। उन्होंने कहा बेटा तू यहाँ मत आ, ये जो हैं वही रहेंगी, जिसके मुंह पे एक बार चूना लग गया वो कभी नहीं निकलती। तू अगर चाहती हो कि ये किसी घर की जीनत बन जाए, ये नई जिंदगी शुरू कर लेती, ये संभव नहीं है। मैंने कहा नहीं अम्मा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो इनके बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ बस। और बस मैं बिना बात में, बच्चों की शर्त ये थी उनकी कि हाँ ठीक है पढ़ा लो, लेकिन शर्त एक है कि जिसका बच्चा उसी के कमरे में पढ़ाओगी। तो मेरे लिए तो ऐसे था कि जैसे अंधा क्या चाहे दो आंखें। मुझे हर कमरे पे जाने का मौका मिला। 2 साल में इसी तरह से बस जाती रही, उनके बच्चों को पढ़ाती रही और वापस आती रही। कहीं मुझे, मैं ढूंढना चाह रही थी उनको, बस ये था मुझे कि वो कहीं दिख जाए। मेरा और कोई मकसद नहीं था, और ना कोई सोशल सर्विस में जानती, कुछ नहीं जानती। एक दिन हमारे एक रिश्ते में मम्मी ससुर लगते थे, उन्होंने मुझे कहा भी तू वहाँ काम करना चाहती है कुछ। मैंने कहा नहीं जी काम तो नहीं करना चाहती, पर पता नहीं क्या क्या है, मुझे पता नहीं, मेरा खुद भी मकसद नहीं पता। मैंने उनसे ये बात छिपा गई कि मैं क्यों जाती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुझे एक संस्था रजिस्टर करा के देता हूँ,
कभी ना कभी कोई परेशानी हो जाएगी, तो ऐसा मत कर। मैं नहीं जानती थी एनजीओ क्या होता है क्या नहीं, कुछ भी। मेरे लिए एनजीओ का मतलब था कि राजा राम मोहन राय, लोकमान्य तिलक, कि ये इस तरह के लोग हैं कि जो बड़ी सोशल सर्विस और इससे करते थे। तो उन्होंने मुझे 96 में, 94 से मैं जारी थी, 96 में ये मुझे संस्था रजिस्टर उन्होंने करके दी और कहा कि कुछ कार्ड छपवाए कि कोई भी पूछे कि तुम क्यों हो, तो मैं ये हूँ। उसके बाद में एक लड़की, एक दिन, लड़की क्या, वो भी 34-35 साल की थी, उसने मुझसे कहा कि ऐसी आती रहोगी। मैंने कहा बच्चे तो पढ़ा रही हूँ, जिस लिए आई हूँ वही तो। बोले कोई पढ़ रहा है ये तुम जाती हो तो ये तो चाय की दुकान पे से कस्टमर बुला के लाते हैं लड़के, और लड़कियां केबिन में अंदर चीज़ें पकड़ाने जाती हैं, ये उनकी ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा फिर क्या करूं, कैसे पढ़ेंगे? और इनको छोड़ो, मुझे निकाल सकती हो यहाँ से? मैंने कहा तुम तो अच्छी खासी बाजार में पूरा दिन घूमती हो, सामान लेके देती हो सबको, तो उसने कहा जितना तुम्हें आसान दिख रहा है इतना है नहीं। मैंने कहा क्यों? कि मेरी बेटी इनके कब्जे में है, मैं तो कहीं भी नहीं जा सकती, ये मुझे रात को भी खुला छोड़ दो, दिन को भी खुला छोड़ दो, मैं तो तब भी नहीं जा सकती कहीं, क्योंकि मेरी बेटी का टाइम हो रहा है, 15 साल की होने जा रही है, ये उसे बिठा देंगे धंधे पे अब, तो ये मुझे घबराहट है बस। तो मैंने कहा कैसे निकालूं? मैं नहीं जानती रेस्क्यू क्या, रिहेबिलिटेशन क्या, कानून क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा कि मैं, अब मेरा विश्वास है इन लोगों को, तो रात को अपना एक कस्टमर भेजो 1000 रुपये दे के, और उसका यहाँ पे जो भी, उस समय आधार कार्ड पैन कार्ड ये सब थे नहीं, कि अपनी एक आईडी जमा करके जाए, तो लाइसेंस के अलावा और कुछ होता नहीं था, राशन कार्ड और लाइसेंस के, कि इसको जमा कर दे और मुझे रात भर के लिए ले जाए, लेकिन सुबह मैं लाऊंगी। शर्त ये है कि उस रात भर के प्रोसेस में मेरी बेटी को लाना पड़ेगा। और बेटी बताई तो राजस्थान की किसी दूर दराज इलाके में, अभी तो फ़ोन नहीं थे उस समय, ये मतलब मोबाइल, तो हमने पहले कहा हमें 2-4 दिन दो, तो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बातचीत शुरू करी। तो उनका ये काम तो अच्छा है, थोड़ा रिस्क भी है, हमें समय दो। तो उस समय इतने ख़राब अधिकारी भी नहीं होते थे, अपने काम के प्रति बड़ी जिम्मेदारी थी। 96 की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने, हमारे जो शहर के मुखिया थे, उन्होंने वहाँ पे संपर्क किया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संपर्क किया और कहा पहले लड़की खोजो, बहुत साइलेंट मोड पे, कोई बवाल नहीं होना चाहिए, और जैसे लड़की मिल जाए मुझे बता देना, मैं सुबह आदमी नहीं भेजूंगा यहाँ से बाई रोड। वो रात भर चलेगा वो, मतलब रात को जैसे हम लड़की लाएंगे वो रात भर चलेगा और वहाँ से लेके चलेगा, अगले दिन हम लड़की लाएंगे। ये सब तय हो गया। लड़की ने हमको पहले ही कह दिया था, उसकी जो माँ थी, कि सुबह 6 बजे तक अगर लड़की नहीं आई तो मैं वापस चली जाऊँगी, और ना मेरी बेटी को वो कहीं मार देंगे रास्ते में। चलो भाई, पूरी रात हम लोग सरकारी दफ्तर में ऐसे बैठे रहे कि सुई गिर जाए तो उसकी आवाज़ हो जाए, क्योंकि कहीं से कोई खबर तो थी नहीं, बस ये पता लगा कि चल दिया भाई, मैं वहाँ से बता दिया उस आदमी ने, और यहाँ से आदेश हुए कि भाई इसको दोनों बॉर्डर पार करा दें, राजस्थान बॉर्डर भी करा दें, दिल्ली भी करा दें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये बात होने के बाद हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं था, जब अधिकारियों का ही नहीं था तो हमारा तो कहाँ से होता। और 6 बज गए, उस लड़की ने एकदम, भाई मैं जाऊँगी, अब नहीं मैं रहूँगी। और उधर से कुछ खबरें आने लगी उनके वायरलेस पे और दूसरे पे, कि वो लोग मुकदमा लिखा रहे हैं कि एक आदमी मेरी लड़की को ले गया यहाँ से, और ये उसका नाम पता। अब वो भी डर गया जो हमने भेजा था, उन्होंने, मेरे तो घर वाले मुझे निकाल देंगे कि तू वहाँ गया था, वहाँ की औरत को लाया था, और ये सब क्या है। हमने कहा देखो हमने इतना रिस्क लिया है कि उस समय 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी जो हमने वहाँ दी, सबसे मांग के दी, भाई तुम भी दो तुम भी दो। अब घर वालों से पैसे मांगेंगे तो हमें कहेंगे एक तो ये काम कर रही हो, ऊपर से पैसे भी हम ही दें। सबसे पैसे इकट्ठे करके हमने किया। तो मैंने कहा थोड़ा और रुको बेटा, तुम जरा सा देखना। तो फिर मैंने उनको कहा, जो अधिकारी थे उन्होंने कहा, मैंने कहा सर वहाँ मुकदमा लिख गया तो ये आदमी तो बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अजीब आप लॉ कर रही हैं, आपको इतना नहीं पता कि हम यहाँ बैठे हैं तो वहाँ कौन मुकदमा लिख देगा। पूरे इस समय जनपद को पता है कि कोई इस तरह का ऑपरेशन चल रहा है जिससे सबसे पर्देदारी है जिसकी, कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के। तो थोड़ा सुकून हुआ। मैंने कहा चलो, लेकिन लड़की रुकने को तैयार नहीं थी वो महिला। खैर 7 बजे वो बच्ची को लेके आया, और जो माँ बेटी का मिलना था,
जो उनका तमाम एक्टिविटी थी उस समय की। तो ऐसे लगा जैसे सब कुछ खुल गया दिमाग में कि तुझे तो एक्चुअल में ये करना है। एक नहीं मिली तो क्या हुआ, जो उसके प्रति अपराध किया दूसरों को निकाल के, तो उससे सुरखरू हो सकती हूँ थोड़ा सा। बस फिर ये सिलसिला नहीं रुका कभी, जितना भी हो सकता था उतना करती। जब आपने शुरुआत की तो आपके घर वालों ने साथ दिया, आपका सपोर्ट किया? पता नहीं, मुझे ये लगता है कि जैसे कोई कुछ कहता ही नहीं था। जैसे मैंने हस्बैंड से पूछा कि मैं जाऊँ, तो उन्होंने 1 मिनट में मना नहीं किया। ससुर तो रहे नहीं थे। और उससे अलग ये था कि घर वाले, मुझे पता नहीं मेरे बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। और मेरे परिवार, चूँकि जॉइंट फैमिली थी इतना, और उस समय गांव से बाहर शहर में आना पढ़ना बहुत मुश्किल काम था। सवारियाँ नहीं थी, कुछ नहीं। मेरे बच्चों को बहुत उनके सर्वाइवल में दिक्कत थी। वो सब मेरे जो चाचा लोग, इनके बच्चों के थे, चाचियाँ थी, बखूबी उन्होंने निभाया। और मेरा बेटा आज हिंदुस्तान की टॉप कंपनी है उसकी, AI पहली हिंदुस्तान की, और विश्व की टॉप 10 कंपनी में उसकी है। तो मैं उसके लिए थैंकफुल अपने फैमिली को हूँ। मैं तो कभी देख ही नहीं पाई। रात को सीरियस लगा के जरूर सुलाती, लेकिन दिन भर मुझे नहीं पता कि वो कौन सी, कई बार पूछती कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो। ये तो होता जब तक छोटे अपने ही बच्चों को टाइम अपने बच्चों को पूछना पड़ता था। तो क्योंकि वो मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने एक दिन भी मिस किया, पता नहीं कोई लड़की छूट जाएगी मुझसे। तो बस फिर वो चलता रहा सिलसिला। और घर वालों ने, कोई किसी ने पूछा नहीं। हाँ, मेरे भाई ने एक दिन मुझे कहा था कि पहले कम किया था वो काम, मतलब शादी की थी तो वो कम था, तो अब ये। तो मैंने कहा पहले भी आपने कह दिया था कि भाई हमारी बहन नहीं है, फिर कह देना। अब बोले तुझे पता है कि नहीं कह सकते। तो कोई विरोध नहीं किया, बराबर उतना ही मेरा संपर्क किया। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता, जैसे गंगूबाई काठियावाड़ी है और भी फिल्में हैं, राम तेरी गंगा मैली में कुछ इस तरह का दिखाया गया था। तो क्या ये सच होता है, जैसे फिल्मों में जो सीन क्रिएट करते हैं या दिखाते हैं किस तरह से देखिए, लड़कियों को गंगूबाई लाते तो हैं? काफ़ी हद तक नज़दीक पहुंची, बहुत। मैं कहती हूँ 90% कम से कम वो उस सच्चाई के नज़दीक थी। किस तरह बहका के लाया जाता, कैसे अंधेरे बंद कमरे, वहाँ कभी मैंने ऐसे रोशनी नहीं देखी। एक कितना सा पीला सा बल्ब लटका रहता है, बस वही रोशनी। एक दूसरे के चेहरे भी ठीक से शायद उनको भी याद ना रहते हो, मुझे तो याद ही नहीं। मैं तो अगले दिन, मुझे कभी रोशनी में दिन हो, मुझे दिख जाए, मैंने कहा ये लड़की कब आई, बोले दीदी ये देखी नहीं आपने, आपको मिली है। इतना अंधेरा, इतना गंदगी कि आदमी का ध्यान इस बात पे ही नहीं जाता कि बैठे हो जहाँ, वहाँ ठीक से बैठे हो कि नहीं। तो बाकी चीज़ों पे तो बहुत कम आदमी। तो गंगूबाई में बहुत कुछ, जैसे वो चबूतरा जिसपे कभी दरवाज़ा नहीं है, पर्दा डाल के ही नहाना है आपको। ये भी एक वो है तरीका, ताकि पता नहीं क्यों उनको अंदर बंद कमरे में वो नहीं नहा सकती, बंद बाथरूम में नहीं नहा सकती, उनको नहाना ऐसे ही है। छोटा सा शौचालय ज़रूर बना रहता है, लेकिन नहाना वहीं है। और केवल नहाना नहीं है, उस जगह उसको बैठ के खाना भी है, उसी चबूतरे पे। उस जगह से अंदर से कस्टमर आएगा तो यूज्ड गंदगी भी वहीं फेंकेगा, और गुटखा थूकेंगे, शराब के कुछ चीज़ हैं तो वो फेंकेंगे, मतलब बहुत कुछ गंदगी वहीं है। और वहीं कोई लड़की बैठ के अगर खाना खा रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो खाना खा रही है या पेट भर रही है केवल किसी तरह। आपने इतना सब कुछ किया, अब तक तो आपने बहुत सारी लड़कियों को निकाल लिया होगा, बहुत रेस्क्यू कर लिए होंगे, तो डर नहीं लगा कभी, मुसीबतें नहीं आई? नहीं, डर मुसीबत तो बहुत, हमारे पैरों में रॉड हैं, एक घुटने में पूरे में शिकंजा है, ये इसमें रॉड है ये जो है। और अभी ताज़ा तरीन तो ये आँख है। क्या हुआ? अभी तो एक लड़की को गांव देहात से निकाला था, बहुत दूर से लाके बेच दी गई थी। तो वो थोड़ा हाथापाई हो गई थी, तो किसी ने मार दिया। वो दरवाजे में मारते भी हैं? हाँ, दरवाजे में लग गया ये, तो फूटते फूटते बची है। अभी तो ठीक है, दिख रहा है इससे। तो तब नहीं लगा, या फिर हमारी गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, तो जिसमें बिल्कुल टूट गए। हमारे एक साथी भी थे, वो बिल्कुल बहुत बेकार हो गए। तो पता नहीं डर तो कहाँ गया। इतना सब होने के बाद भी आप करती रही? मैंने ये मेरे मन में शायद कहीं ये बैठ गया कि क्या है, मेरी तो ज़िंदगी जाने वाली है ना, कि ज़िंदगी जा सकती है, उनकी तो जीते जी नर्क है। वो जिंदा लोगों में मैं गिनती नहीं हूँ, ये जिंदा है, जिसको अपने समय से वो खा नहीं सकते। उनकी मर्जी हो कि आज हम ये बनाएं, बनाना तो है ही नहीं, नीचे से आएगा एक पानी सी दाल चावल छा गया। हाँ, कभी कभी वीकेंड पे कोई चीज़ मंगा दी, जैसे किसी को मीट खाना हो तो वो आ जाए बाहर से, और कैसा होता है भगवान जाने, ये तो वही लोग। पर वैसे कुछ नहीं है कोई चीज़ ऐसा।
वो अपना अस्तित्व खोकर उनके लिए कमाती हैं, तब उनके भी लिए उन्हें 2 वक़्त की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। नहीं, कितना बिल्कुल मुश्किल उनका जीवन होता होगा। नहीं। उससे भी ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि उनके पास ना करने के लिए ऑप्शन नहीं है। वो ना नहीं कर सकती। सिर्फ एक बात को ना करना हमने उन्हें पिछले 20 साल से सिखा रखा है कि बिना प्रोटेक्शन के किसी को नहीं आने दोगे। उसके लिए तुम्हें जान से भी मार दें तो मर जाओ, पर नहीं, अपनी ज़िंदगी जीते जी नरक मत बनाना। तो वो तो नहीं। मालकिन भी इनकार करती है कि नहीं, बिना उसके नहीं जाओ। तो क्योंकि उसे भी दिख रहा है कि तेरी एक लड़की को कुछ हो जाता है तो बाकी को होने का भी खतरा, और फिर सामाजिक तौर पे हम लोग आ रहे हैं तो हम भी कुछ ना कुछ बवाल फिर करते हैं। तो वो तो नहीं होता, पर बाकी तो सब कुछ करता है आदमी। जो उनके पास जा रहा है एक वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह जा रहा है कि वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, वो उसको नोच खसोट सकता है, कुछ भी कर सकता है जिसकी आप मतलब कल्पना नहीं करेंगे, आपकी सोच से समझ से सबसे ऊपर हो, वो उस औरत के साथ कर सकता है। जैसा गंगूबाई में जैसे दिखाया है, वैसे सच है क्या? वो ऐसा ये होता सच है? है। देखिए, ये वो थोड़ी सी लिबर्टी ली है उसमें निर्माता ने, ये एक्चुअल घटना है। ये सोनागाछी की है और इससे बड़े परिवर्तन का एक उम्मीद जगी थी। उस महिला, उसको वो केवल सैडिस्ट था। कुछ लोगों को सेक्स नहीं करना होता, वो केवल उनको मारना, मतलब पर पीड़ा में उनको आनंद आता है। वो हो सकता है उनके साथ बाहर कुछ होता हो और उनका कोई बॉस उनको ठीक से ट्रीट ना करता हो, कोई और ना करता हो, तो वहाँ आके करता है। अपनी जो कमज़ोर पे ताकत की आजमाइश जिसको करनी है वहाँ करता है। फ्रस्ट्रेशन लोग वहाँ निकालते हैं लोग। जो वहाँ उस महिला के साथ हुआ, वो मर गई। इसमें तो इसको जिंदा दिखाया कि ये उसके पास गई, लेकिन एक्चुअली वो मर गई। मालकिन, वो चला गया आदमी, मालकिन को पता ही नहीं लगा। उसने सोचा चलो ओविलेटरी होगी, ये मारता पीटता है, बेल्टों से मारता है, सिगरेट से दागता, पता था मालकिन को। हर बार वो इतना पीट के आती थी बाहर, तो लेकिन वो प्रोफेशन का हिस्सा है उनके। तो उस बार वो आई नहीं काफ़ी टाइम बाहर, तो किसी लड़की को कहा कि देखो जरा वो निकल के, तो वो मरी पड़ी थी, लहूलुहान थी। और उसको लगा तेरा पैसा भी गया, लड़की भी गई, और पता नहीं तू फंसेगी कौन होगा। तो उसने थाने में चक्कर काटने शुरू करे, अखबारबाजी हुई, काफ़ी कुछ हुआ। तो थाने में तो उसका मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुओ मोटो लिया और उस पर एक बड़ी अच्छा निर्णय हुआ कि उन्होंने सभी स्टेट्स के 2 सॉलिसिटर जनरल्स को बुलवाया, आदेश किया कि भेजे जाएं, एक बड़ी बैठक होगी, एक मैराथन बैठक हुई। उसके बाद तय हुए, हमें भी अच्छा लगा जब सुना कि भाई ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद तय हुआ कि 24 ट्रेड जिनमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, लड़के हों या लड़कियां हों, औरतें हों, कि चाहे वो मोबाइल रिपेयरिंग हो, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग हो, टॉयज़ बनाना, सॉफ्ट टॉयज़, या सिलाई कढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें से 24 ट्रेड थे। और उनमें नेशनलाइज जो पहले तो जैसे ITI जितनी भी हैं और SIDBI, ये कुछ ऐसे और भी कौशल विकास प्रशिक्षण में संबंधित जो NGOs, वो सब इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे इन सब चीज़ में। साथ ही जो नेशनलाइज बैंक हैं वो 0 इंटरेस्ट पे फिर इनको सीखने के बाद में इनका पैसा देंगे इनको, और ये उसको रिटर्न करेंगी। इनके जो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो तो चलो चल रहा है, जैसे मोटरसाइकिल रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, वो ठीक है, लेकिन जो सामान बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनके, उनको हर ज़िले में सरस केंद्र स्थापित हैं सरकार के, वहाँ पे उनकी बिक्री के लिए उनको रखा जाएगा। बहुत अच्छा था, हमको भी बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि अभी चलिए कुछ परिवर्तन होगा। हमारे पास अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था। फिर एक दिन एक फ़ोन आता है कि जी कुछ महिलाओं के नाम दे दो, उनकी ट्रेनिंग होनी है। बिना कुछ सोचे समझे मैंने 70 महिलाओं के नाम दे दिए। फिर महीनों बीत गए, कोई ना कोई सूचना है ना कुछ है। तो हमने एक दिन ऐसे ही रेंडमली उस नंबर पे फ़ोन किया। मैंने कहा जी आपके यहाँ से फ़ोन गया था और 70 महिलाओं के हमने नाम दिए। बोले वो तो मैडम हो गई उनकी ट्रेनिंग। हमने कहा कब हो गई? बोले आपको पता नहीं लगा? नहीं हमको तो नहीं पता। मैंने वहाँ फ़ोन घुमाए, मैंने कहा क्यों भाई कब हुई ट्रेनिंग? तो दीदी हम तो आपके बिना कहीं जाते भी नहीं, ट्रेनिंग में कैसे चले जाएंगे? हमारे तो, मैंने कहा पक्का पता कर लो सबसे कि कोई गई थी क्या? बोले हमने सारे में पता कर लिया, कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं हुई। तो ऐसी सब जिलों से चला गया होगा, पूरे हिंदुस्तान भर से। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट तो जगह जगह कंप्लाइंस नहीं करते घूमेंगे, तो हो गया पुनर्वास।
ये सच्चाई है। खाना पूर्ति होती है। खाना पूर्ति हो गई, सबके नाम चले गए और हम्म। नाम ऑथेंटिक हैं, हम्म। जिनसे भी मांगे गए होंगे, जो भी वहाँ काम कर रहे हैं, तो ऑथेंटिक नाम है तो वो चले गए। हम्म। आपको क्या लगता है कि समाज में ये जो महिलाएं हैं, या तो उनके साथ कोई उन्हें प्यार का झांसा देके या बहला फुसला के या नौकरी के नाम पे, मतलब महिलाओं को आज़ादी के नाम पे उनके घर से, उनके माँ बाप से उन्हें अलग किया जाता है और फिर एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। उसमें उन लड़कियों का या उन महिलाओं का कोई दोष नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आती हैं, कोई नहीं। लेकिन फिर भी उन महिलाओं की अगर इच्छा ये है कि वो वापस से अपनी उसी ज़िंदगी में जाना चाहती हैं, अपने माँ बाप के पास, या उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, वो प्रायश्चित करना चाहती हैं, तो उन्हें उनके माँ नहीं, बाप, उनकी गलती कहाँ समाज है? और परिवार भी मौका नहीं ना देता। ना, सवाल ही गलत है। उनकी गलती कहाँ है? वो प्यार में आई किसी के, तो ये गलत तो नहीं। हम्म। प्यार तो स्वाभाविक चीज़ है। किसी ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए नौकरी के नाम पे आई, तो कोई गलती नहीं। उन्हें थोड़ी पता तुमको ब्रॉथल में बेच दिया जाएगा। और रही पुनर्वास की बात, उनको कौन जाने दे रहा है? जैसे आप उनकी हेल्प कर रही हैं, या फिर कोई भाग के निकल जाती है, फिर वो वापस भाग नहीं सकता, भाग तो कोई सकता ही नहीं है। भाग ये तो नहीं संभव सकते। ही नहीं है। भाग, जैसे ये कई तो बार सवाल ही सिरे से खारिज है कि भाग तो सकता ही नहीं। भाग ही नहीं सकती, वो निकल ही नहीं सकती हैं। मतलब ही नहीं। इतनी ज़्यादा बंदिशों में वो रहती हैं कि वो वहाँ से, मतलब भागना भी उनके लिए बहुत मुश्किल है। देखिए, सिस्टम समझ लीजिए कि नीचे दुकान है, कितनी बड़ी होगी? बहुत हुआ तो 20 बाई 15, बहुत बड़ी हुई तो हॉल जैसा, उसी के ऊपर एक ब्रथल है। दूसरी दुकान है, उसके ऊपर एक ब्रथल है, दोनों के बीच एक सकरा सा जीना है। और उन जीनों की हालात ये हैं कि उन पे इतने लोग चढ़ते और उतरते हैं कि वो बीच से ऐसे बन गया है कि जैसे सपाट करपटा, कि अगर आप जरा सा बेध्यान हुए तो सीधे नीचे आओगे। इस कदर उस जीने से, मान लो ये जीना हो, इधर जाने का रास्ता, और यहाँ आप 2 लोग बैठे हैं और मैं बिल्कुल बंधक हूँ आपके पास, मैं कैसे जा सकती हूँ जीने में? बता दो, मैं जाऊँगी क्या? वही नहीं मार के गिरा देंगे उसे? अंदाज़ भी नहीं कर सकते आप कि कितनी बंदिशें, इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाल देना, चूना डाल देना, अंगूठे, पैर के अंगूठा डाल के सेक्स करना, ये उनकी चीखों में उनका अल्टीमेट प्लेजर से यातनाएं उनको दी जाती है। जो जितना चीखना, जितना चिल्लाना, अगर चीखेंगी चिल्लाएंगी नहीं, मतलब एक प्लेजर वॉइस भी नहीं करेंगी, तो उनको बाहर निकाल देंगे कि दूसरी दो, ये ठंडी है। आपकी मुलाकात कुछ ऐसी महिलाओं से भी होती है जो वहाँ से निकलना नहीं चाहती, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि नहीं, ये हमारी जिंदगी है? देखिए, समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है। महिलाएं अपने से कुछ नहीं कहती, वो क्या कैसे कहेंगी? मैं कहूँगी ऐसे थोड़ी हम पूछ लेते हैं कि तुम निकलना चाहती हो, बहुत लंबा समय लगता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमने 1000 लड़कियां निकाल दी, 4000 निकाल दी, 5000, मैं तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप में बड़ी हिम्मत है। हम तो इतने दिनों में भी मुश्किल से 600 लड़कियां निकाल पाए। मैं बाहर की तो गिनती नहीं हूँ, मैं जो गाँव देहात से निकालती हूँ, तो और उसमें भी हमें एक लड़की को कन्विंस करने में 6-6 महीने लग जाते हैं। हम कैसे पूछेंगे? मालकिन बैठी, हम सामने बैठी लड़की से पूछ लेंगे क्या कि निकलना चाहती हो? वो हमको ही निकाल के बाहर कर देगी। इतने वर्षों में भी कितना हमने उनसे आपसदारी तय की होगी कि अपने घर के फंक्शंस में उनको इनवाइट किया होगा, वो आए ना आए उनकी मर्जी, लेकिन उनको फंक्शन करने पे मजबूर किया होगा, कुछ किया करो ताकि हम भी आ जाएं, कभी तो बुला लिया करो। तो ऐसे में वो हमें चाहेंगे कि हम लड़की निकाल दें, वही तो उनकी रोजी रोटी है, कैसे निकाल देंगे? तो हमें कितना पहले आई कांटेक्ट के जरिए किसी लड़की को कन्विंस करना पड़ता है कि कोई लड़की अगर हमसे नज़रें मिला ले एक बार भी, तो मैं सोचती हूँ कि इसमें पोटेंशियल है, हम इसको कर सकते हैं। टच थेरेपी, उसके बाद कि कभी निकले तो हल्के से गाल छू दिया, उसको लगे कि किसने है माँ जैसा, या कंधे पे हाथ लगा के अपने पास करा, छोड़ दिया। तो अगर लड़की विरोध करती है तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर भी हमें लगे विरोध नहीं किया, आज हमने उसे गले से लगाया, उसने विरोध नहीं किया और हट गई, तब हमारा फोकस होता है। फिर हम नहीं जाते कुछ दिन, और कुछ दिन नहीं जाएंगे। अगर लड़की को वाकई में हमसे जरा सा भी लगी उम्मीद जगी होगी तो हमारा इंतज़ार करेगी कि जैसे मान लो हम गए 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, अच्छा आई, बहुत दिन बाद आए, समझ लो हमारे लिए वो एक क्लियर है कि अब ये लड़की हम निकाल सकते हैं। तो 3-3 महीने भी निकल जाते हैं कभी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 सेकंड लगी हमें निकालना। इधर हमारे पास सूचना आई, फिर हम भाग के गए, हमने लड़की ली, हमारे चाहे कपड़े फटे, हमको गाली दी, कुछ भी करा, ले आए लड़की। आज भी इससे भी बाहर समाज
का एक हिस्सा ऐसा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देते और महिलाएं आज़ादी के नाम पे बाहर निकलना चाहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगी उन लोगों से? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आज़ादी और उच्छृंखलता में फ़र्क समझते हैं? हम्म, बाल भर का फ़र्क है। हम्म, आज़ादी वो है, आपको बोलने की आज़ादी हो, हम्म, आपको पढ़ने की आज़ादी हो, आपको अपने मनमाफ़िक साथी चुनने की आज़ादी हो, हम्म, आपको अपने मन के तरीके से नौकरी चुनने की आज़ादी हो। हम्म, नौकरी करना और ना करना ये आपका हो, हम्म, ये आज़ादी है। उच्छृंखलता ये है कि आप नौकरी के नाम पे जाएँ और ड्रिंक करें, आप नशा करें, आप आज किसी से ब्रेकअप है, आज मेकअप है, आज हुकअप है। बहुत दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं आया। ब्रेकअप तो समझ में आता था कि ब्रेकअप हो रहा है, लेकिन मेकअप समझ नहीं आ रहा। मेकअप मतलब मैंने सोचती मेकअप तो यही है बस। ये नए-नए शब्द हम लोग जैसे लोगों को नहीं समझ आते। बाद में पता लगा किसी से पूछने में मेकअप मतलब उसी से ही दोबारा से फिर से हमारा हो गया दोस्ताना, और हुकअप यानी अब फिज़िकल हो गए किसी के साथ। तो ये उच्छृंखलता है। बहुत लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि भाई आप ऐसा सोचती हैं, इतने पुराने विचार हैं। अरे भाई 62 साल के हमारे तो इतने ही पुराने, और ऊपर वाला करे कि हम इन पुराने विचारों के साथ विदा हो जाएं। नहीं है ऐसे विचारों की ज़रूरत कि मतलब जिस संस्कृति में हम नाज करते हैं, जिसके लिए विदेशी लोग आके पूरा वृंदावन भरा रहता है कि जहाँ साड़ियाँ पहन के और भजन करती हुई विदेशी औरतें दिखाई देती हैं। मैं ये नहीं कह रही आप भजन करो, मैं भी नहीं करती हूँ, पर मैं ये तो कह रही हूँ कि अपने संस्कार को तो बना के रखो। मैं कपड़ों को बिल्कुल नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ कोई कुछ भी पहने। नज़रों में आदमी की अच्छाई और बुराई होती है कि कौन आपको किस नज़र से देख रहा है। आपको साड़ी पहनी को भी आप देखेगा गंदा आदमी तो, कितना भी आप उससे पहन रहे हों। और मैं समझती हूँ साड़ी से ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक परिधान नहीं है ना? तो तब भी लोग देखते हैं। अब इसको आप कैसे लेते हैं कैसे नहीं, ये आपकी सोच है कि आप इसे आज़ादी मानते हैं या उच्छृंखलता। मैं उच्छृंखलता उसे मानती हूँ कि आपको माँ बाप दे रहे हैं 1 लाख रुपए महीना खर्चा, जो आपकी पूरी खर्चे, आपके खर्चे हो गए 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए के, क्योंकि आपको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ज्वेलरी ये सब पहनना है। ये मैं मानती हूँ पेरेंटिंग में हमारी कमी है। लोग दिखावा करना चाहते हैं। हमने पेरेंट्स बनना छोड़ दिया है। तुम्हारे हाड़ मास से बने हुए हैं भाई, खुद से नहीं आए कहीं से। कूटो रख के जब ये बदमाशी की तरफ चलें बच्चे, रोक लो। और फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं कह रही मेरा मेरठ में सैकड़ों कॉलेजेस हैं टॉप के, यूनिवर्सिटीज़ हैं 18, तो मेरा बच्चा बाहर क्यों जाएगा भाई? बाहर का विदेशों तक के पढ़ने हमारे यहाँ आ रहे हैं, इतने विदेशी बच्चे हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो हमारा बच्चा जाएगा, बड़े खुश हैं आप। अब ये मुझे काउंसलिंग समझ नहीं आती, ये कॉलेज ये कॉलेज ये कॉलेज, ऊपर से नीचे से चलते हैं आप ऊपर, तो ये नहीं आता समझ में मुझे। आप कहिए कि भाई यहाँ लो एडमिशन, क्या ज़रूरत है? जब ये दूसरे बच्चे पढ़ के यहाँ क्या 2 और 2 5 पढ़ा देते हैं, बाहर जाके पढ़ाएंगे तो वही ना। तो हम तो खुद दे रहे हैं ना। ये पेरेंटिंग की मैं नहीं मानती कि ये बच्चों की गलती, वो तो कोरा कागज है। बाहर जाएंगे चकाचौंध में फंस के रह जाएंगे, है ना। जो पढ़ने वाले वो हर जगह पढ़ते हैं। मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करती हूँ, और इसलिए भी कि मेरे यहाँ के जितने बच्चे, आप स्पोर्ट्स में मेरी यहाँ की बेटियों को देख लो, प्रियंका गोस्वामी है जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड और ब्रॉन्ज सब ला के दे रही है आपको। उसने गन्ने से अभ्यास किया, चक्रोड़ में अभ्यास किया अपने भाई के साथ मिलके, क्योंकि गन्ना और जेवलिन में कोई फ़र्क नहीं है। गन्ना भी लचक खाता है, लंबा होता है और लचक खाता है, और जेवलिन भी। और वो लड़की गोल्ड मेडल आपके लिए ला रही है। मेरे पड़ोस की लड़की पैरा खिलाड़ी है, तो गोल्ड मेडल अभी भी लाई है, गोल्ड मेडल लाई है, विदेशों में खेलने जाती है। बहुत ही मामूली से घर की लड़की है। आज उसके नाम पे हमारे पड़ोस में सड़क बनी है, नाला बना है, उसके नाम का बोर्ड लगा हुआ है। तो मुझे तो समझ नहीं आता। और अगर आप उठा के देख लीजिए आप हिस्ट्री कि IAS IPS जितने हैं, या तो बिहार के दूर दराज गाँव में सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए, या अगर मैं वेस्टर्न यूपी की ईस्टर्न की भी बात करूँ तो वो गाँव देहात के स्कूलों से पढ़ के वो बच्चे आ गए हैं यहाँ। तो कहाँ लगता है आपको? और मुझे एक गिना दो, मुझे कोई, हो सकता है अपवाद हो एक आध, पर मुझे कोई इन कॉलेजों की दुकानों से IAS IPS निकलते हुए नहीं दिखे। जो कॉलेज बने हैं ना, बहुत हद तक सही है आपकी बात। बस तो आप देख लीजिए सरकारी स्कूल में पढ़ के। मेरा एक बच्चा है जो मैंने उसे कहा कि भैया अभी तो तुम बहुत दिन प्राइवेट स्कूल में, हाई स्कूल में था, छोड़ो, अभी एक गवर्नमेंट स्कूल में कराएंगे। उसने मुझे थोड़े दिन बाद ही कहा था कि ताई जी मेरा जैसे दिमाग खुल गया। मुझे तो पता ही नहीं था 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है, कब अहिल्याबाई होलकर की होती है, कब महाराणा प्रताप जयंती, ये सब चीज़ें तो पता ही नहीं थी।
और ये यहाँ हमें हर रोज़ बताई जा रही है और ये इनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें समझ में आ रही है और कितना खुल के सब बातें हो रही हैं। और ये नहीं, वो तो पूछते भी नहीं। यहाँ आप इन कॉलेजेस में आप मत जाओ, 80% आपकी वो नहीं है तो आपको कॉलेज में नहीं बिठाएंगे सरकारी, जाओ एग्ज़ाम ही नहीं है वो, तुम मत आओ, पूरे साल आपकी अटेंडेंस पूरी हो जाएंगी। तो कैसे नहीं, क्यों, हमारी गलती कहाँ नहीं है, माँ बाप की है ये जो कोरे कागज इन बच्चों को हम उधर धकेल रहे हैं। पेरेंटिंग में कमी है। पेरेंटिंग में कमी है और इसी की कारण है कि आज हमारे यहाँ एस्कॉर्ट सर्विसेज चल रही हैं। कॉल गर्ल तो पहले से भी थी, लेकिन एस्कॉर्ट सर्विसेज चल रही हैं और बहुत सारी और विधाएं चल रही हैं जिनका जिक्र भी करने में संकोच होता है। वाइफ स्वैपिंग जैसी चीज़ें, जिगोलो जैसी चीज़ें, और लोगों को एतराज़ है कि आप कहती हैं जिगोलो। अरे कहाँ से, मैंने थोड़ी बनाया ये शब्द, मैं डिक्शनरी बनाने वाली तो नहीं हूँ कम से कम, तो कहाँ से आ रही है। अभी हाल ही में हम बहुत सुन रहे थे, एक मामला सामने आया, अशोक खरात नाम का एक व्यक्ति है जो महिलाओं को रूढ़िवादी के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, या फिर उनके घर परिवार को अच्छा सम्मान मिले और बहुत कुछ लालच देकर वो महिलाओं के साथ शोषण कर रहा था। और महिलाएं उसके साथ किस तरह से वीडियो सामने आए कि अपने मन से, अपनी मर्जी से जा रही थी। क्या लगता है उसका कहना है आपको, मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया, छूटेगा वो बहुत जल्दी। और सच्चाई जो वीडियो सामने आए वो सेक्स करते हुए थोड़ी हैं। ओरल सेक्स को तो सेक्स में काउंट ही नहीं करते। नहीं, बहुत सारे ऐसे वीडियो आए हैं जिनमें फिजिकल हो रहे हैं। हाँ। मगर वो सब स्वेच्छा से। जो महिलाओं की पीड़ा को हरने के लिए महिला आयोग में गई। वैसे तो मैं मानती हूँ ये सरकारें रेवड़ी बांटती है, जितने भी आयोग हैं इनमें जो सदस्य रखे जाते हैं वो कोई, किसी के पास अनुभव नहीं होता, किसी का कोई बायोडेटा नहीं होता, उठाए, अच्छा जी इनके पति मौजूदा सरकार में ये हैं, चलो जी आपकी बीवी को बना दिया। वो प्रोटोकॉल फॉलो करते रहेंगे लोग, उनको एस्कॉर्ट सर्विसेज मिली रहेंगी, लोग रहेंगे, सब चीज़ें उनके साथ होती रहेगी। पर मैं ये जो महिला है उसमें शामिल, उसके 18 रील सामने आई हैं, वो महिलाओं को उसने क्या न्याय दिलाया होगा, सोच के देखो। क्यों नहीं उस महिला ने कभी किसी महिला को फंसा के वहाँ तक ले गई होगी। वो जो एक महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनका भी वीडियो इंटीमेट होते हुए सामने आया था। फिर बताइए, उनके 18 हैं, एक दो नहीं है, तो आप बताइए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है और बुरा कि ये महिला आयोग की अध्यक्ष जो दुनिया भर के आपसे प्रोटोकॉल फॉलो करवा रही है, आपको पुलिस को हड़का रही है, किस किस को नहीं हड़का रही है, और खुद देखिए किसके सामने कैसे वो बिछ रही है। ये औरत अपनी मतलब अपनी अस्मिता को हम कैसे रौंद रहे हैं खुद से, कोई दूसरा हमें छू भी नहीं सकता। महिलाएं खुद अपनी मर्जी से अपने स्वाभिमान को गिरा रही है। फिर बताइए, मर्दानी एंथम हम लोग बड़े शान से फॉलो करते हैं कि मर्दानी एंथम है, उसको एंथम का नाम हमने दे दिया। और कितनी महिलाएं ये मर्दानी है। बिल्कुल ठीक, किसी ने कहा कि राजनीति में तो बिस्तर से होकर गुजरना ही पड़ता है। पता नहीं गुजरना पड़ता है नहीं भाई, ये तो एक नेता का स्टेटमेंट आया कि राजनीति में अगर किसी महिला को नेता मंत्री बनना है, आगे बढ़ना है, तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और उस नेता की खुद की पत्नी जो है वो भी कई सालों से राजनीति में है ना। और आप कहीं दूर क्यों जाते हैं, एक मुंबई जयपुर हाईवे पे हुआ है, एक सज्जन उतरते हैं, वो मौजूदा सरकार में के विधायक भी हैं, उतरते हैं, पूरे कपड़ों में हैं, और महिला की अश्लीलता बताती हूँ, महिला के शरीर पे ऐसा भी नहीं कि एक दुपट्टा भी गले में पड़ा हो, तो बताइए उसको क्या कहेंगे आप। वो चप्पल भी नहीं है वो पैर में पहन रही, वो उतरती हैं और वो हाईवे पे उसके साथ सेक्स करते हैं। ये तो गनीमत है ऊपर वाले की कि कहीं वीडियो कैमरा, वो CCTV कैमरा ऑन नहीं देखा, उसमें वो कैप्चर हो गए। और कहीं से सरकार की आवाज़ नहीं, उनका बुलडोजर तो नहीं लगाया गया उनके घर पे। तो मध्य प्रदेश के एक नेता का वीडियो भी सामने आया था, है ना, उनका भी आया। तो बताइए फिर राजनीति में क्यों नहीं है। और ये तो पहले से कहावत है कि राजनीति से बड़ी तो कोई वेश्या ही नहीं है। आप राजनीति में औरतों के लिए कोई जगह नहीं, सच्चाई तो ये है, बिल्कुल सच्चाई है। आज और जो महिलाएं हैं, देखिए अभी तो हैं जो महिलाएं, अब वो तो वो जाने कि वो क्या स्थिति है उनकी, क्या नहीं है। पर मैं इतना कहती हूँ कि बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। बहुत लोग ऐसे, देखिए बहुत सी चीज़ें सबकी खुल के आती हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही है। महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आगे सर्वाइव करना मुश्किल है। वो ना चाहे तब भी उनको 1 मिनट से पहले हटा दिया जाएगा, नहीं रहेंगे वो। और ये पिछले कुछ सालों से हुआ है। ऐसा क्यों है? महिलाएं क्यों अपनी शक्ति नहीं पहचान पा रही? उन्हें क्यों नहीं लगता है कि वो अपनी स्किल के दम पे आगे जाएंगी, या उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है? इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि स्किल को तो आजकल कोई पूछता ही नहीं है।
ये सच नहीं है। ये सच है। मानो आप कि इतनी महिलाएं भरी पड़ी हैं जिन्होंने इतना सब काम किया। मैं चलिए महिला उत्पीड़न की बात करूं, मैं टिप्स पे गिना दूंगी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए अपनी ज़िंदगी गंवा दी। और मैं कमला भसीन जैसी महिला आज नहीं रही, वो हम सबकी वो आदर्श थी। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि किसने कहा कि इज्जत हमने अपने कंधों पे खुद से लाए, हम ऊपर वाले के घर से लाए। हमारे इंटरनल पार्ट्स में इज्जत किसने रख के भेजी कि हम अगर किसी के साथ फिजिकल हो गए तो हमारा इज्जत चलेगी घर की? ये गलत बात है। पर साथ में ये भी है कि ये कोई ऐसी वस्तु भी हमको नहीं दे दी गई कि जिसको हम जब चाहे जब कैसे भी इस्तेमाल करें। उसके लिए है, सबको मर्जी है अपनी। अगर नहीं आपको किसी के साथ निर्वाह हो रहा है तो तलाक ले लो, अब तो कोई बुरा नहीं मानता। घुट के जीने की जरूरत नहीं है। और सच में जो पीड़ित हैं उन महिलाओं को तो न्याय नहीं मिल रहा है। तो कैसे ही लगता है कि नहीं है राजनीति का जो हाल है। और क्यों, एक महिला जो कुछ भी नहीं किया, जिसने किसी काम में वो कहीं नहीं गई और वो आगे पहुंच गई, कहीं के कहीं पहुंच गई। और एक महिला जो अपना दिन रात लगा रही है, दिन रात जा रही है, जगह जगह रैलीज कर रही है, इकट्ठा कर रही है लोगों को, पैसा भी खर्च कर रही है, वो ऐसे कैसी है? तो क्यों है? अगर वहाँ ऐसा नहीं है तो मैं तो पूछती हूँ ऐसे लोगों से सवाल, जो हमारे मित्रों में भी आज हैं। भी समाज और लोग महिला विक्टिम को ही कटघरे में खड़ा करते हैं, ये सच है? हाँ बिल्कुल करते हैं। सभी तो कहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं जो ब्रथल्स में रहती हैं, ये खुद ही नहीं चाहती बाहर निकलना। कौन ऐसा उस नर्क में रहना? आके तो देखो, मैं तो सबको करती हूँ कि एक बार आ जाओ। देखो, मैं उस बच्ची को भी करती हूँ जो कहती है आई एम ए प्राउड, जो ये कहती है, मैं उसको भी कहती हूँ कि तुम भी आ जाओ, एक बार दिखाती हूँ कि ये होना क्या होता है, एक प्रोस्टिट्यूट होना क्या होता है। घबरा कब जाओगे तक ऐसे लोग पीड़िताओं पे ब्लेम डालते रहेंगे? जब तक अपने आप को साफ दिखाएंगे। जब तक वो महिला आगे आती है, एक वो जो जब वो जो कर रहे थे हाईवे पे, तो फिर वो जो उनके साथ थी वो आती है कि वो तो मेरे साथ अभी हम लोग शादी करने वाले हैं, वो अपनी पत्नी को तलाक दे देंगी। अब ये कौन पूछने जा रहा है कि उन्होंने तलाक दिया है नहीं दिया, तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई? तो क्या पाना चाहती हैं महिलाएं? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या पाना चाहती हैं। और ऐसे कितने सारे केस हैं जो सामने भी नहीं आ पाते, नहीं आते हैं, आते ही नहीं है। ना ही उन्हें कोई मीडिया कवरेज कर पाती है, ना ही वो मीडिया खुद कैसे सामने करेगी? सैया भाई कोतवाल डर काहे का? मीडिया कैसे करेगी? ना ही वो खुद सामने आ पाती है। और बहुत सारे मामले ऐसे ही दबे रह जाते हैं और फिर उनकी दिल की पीड़ा जो है वो किसी को पता नहीं चल पाती। नहीं चल पाती, बिल्कुल। आज भी बहुत बहुत बेकार स्थिति महिलाओं के समाज में। आज वैसे इतनी जागरूकता हो गई है, बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, आप जैसे बहुत सारे लोग काम करने लगे हैं अब। तो इसके बाद भी आपको क्या लगता है क्यों चीज़ें कम नहीं हो रही हैं? जैसे लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सोशल मीडिया सभी चला रहे हैं, फ़ोन उनके हाथ में होते हैं, फिल्में सभी देख रहे हैं और उन्हें ये बात पता है कि इस तरह से लड़के बहला फुसला के ऐसा कर देते हैं उनके साथ, तो तभी भी समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाया या वो इसके लिए जागरूक नहीं हो पाया कि ऐसा भी उनके साथ कभी हो सकता है। नहीं, क्यों? लड़कियों को पता नहीं लगता? वो कोई बच्चा थोड़ी है जब हो जाता है उनके साथ। हाँ, तो अच्छी खासी बालिग हो गई होती। हाँ। अगर वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रही हैं तो उनको पता नहीं है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। क्यों भागती हैं गुड़गांव? और अभी किसी ने एक रील बना के डाल रखी थी कि जिसको अपना सर्वनाश कराना वो नोएडा चले जाओ और उसके बाद सवा सत्यानाश करना हो तो गुड़गांव चले जाओ। बात तो ठीक है उसकी, लोगों ने बड़ा ट्रोल किया, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो भैया? तुम आके तो देख लो, चले जाओ शाम को गुड़गांव पे एमजी रोड पे जाके देखो। दिल्ली के जो भी एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत घने जंगल से हैं और हाईवे चल रहा है, उन पे जाके देख लो कि अंदर झोंपड़ी बन रही हैं उनमें, वहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं, आदमी उतरता है और चला जाता है। तो कौन है? मैं अपने शहर की कह रही, मेरा तो छोटा शहर है, बस अड्डे के सामने बहुत पहले हमसे रोडवेज की कुछ अधिकारियों ने शिकायत की कि ऐसा हो रहा है कि हम महिलाएं आती हैं और वो होटल में ले जाती हैं यात्रियों को और फिर वो दूसरों को लाते हैं और इस तरह की वेश्यावृत्ति चल रही है। हमने उन महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं, हम तो घर पे कह के आते हैं फैक्ट्री में जा रहे हैं और घर की माली हालत ऐसी है, थोड़ा पैसा कमा लेते हैं। तो मैंने कहा बस यही काम मिला। और वो सब तुम समझती हो कि वो लड़कियाँ हैं? वो सब 35 से 40 के बीच की अजीब महिलाएं, मतलब जिनका बॉडी भी नहीं है ठीक से, कोई खूबसूरत भी नहीं। और अभी ना तो वो रुका क्योंकि साबित नहीं कर सकते हम
वो खड़ी, बोले हम तो यात्री हैं, हम तो रुके हैं। अब वो बिल्कुल बस स्टैंड के सामने खड़ी हैं। उनकी पहचान ये है कि वो हर वक्त मुंह पे दुपट्टा रहता है उनके, और जिसको पता है कि ये वो लड़कियां हैं, वो औरतें हैं, तो लेके सामने होटल में चले जाते हैं। होटल वाला घंटे के हिसाब से उनको दे रहा है। तो बताइए इनको कौन जबरन ले जा रहा है, कौन इनका शोषण कर रहा है? ये खुद से पैसे कमाने की कौन सी भूख है, मुझे समझ नहीं आता कि शाम को कोई भूखा नहीं सोता। जो सड़क पे बैठे हैं ना भिखारी, वो भी भूखे नहीं सोते, जागते सभी भूखे हैं। तो फिर क्या चाहिए ऐसा? तन भी सबका ढका हुआ है। हम कोई उसमें तो जमाने में घूम नहीं रहे कि हम नंगे घूम रहे हैं और कोई पूछ ही नहीं रहा हमें। आदिम युग में तो है नहीं हम। कपड़े सबके तन पे, किसी के अच्छे किसी के बुरे, और ब्रांडेड। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांडेड ना हो तो भी चलेगा, तन ढकने के लिए केवल तन कपड़ा ढकने के काफी लिए है। कपड़ा चाहिए बस सिर्फ। तो हम खुद ही तो खुद के दुश्मन हो गए हैं। लेकिन न सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि कई सारे स्कैंडल्स चल रहे हैं। और एप्स्टीन फाइल का आपने नाम सुना होगा, ये भी हमने देखा। बिल्कुल, मैं तो अशोक करात को भी इंडियन एप्स्टीन कहती हूँ। मैं इंजीनियर रामनिवास रामखिलावन क्या है, रामखिलावन, उनको भी मैं एप्स्टीन फाइल की निर्माता कहती हूँ। एक आदमी इंजीनियर है तो अच्छी खासी तनख्वाह भी होगी उसकी। बीवी फंसा के लाती है बच्चों को, और वो मोहल्ले में जो कॉलोनी है उसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड पर्सन माने जाते हैं। उनके बच्चे बाहर सेटल हैं सब, और वो इस उम्र में आके पत्नी टॉफ़ी चॉकलेट पड़ोस के बच्चों को लेके आती है कि आ जाओ, आज ये बनाया मैंने, आज ये खाएंगे। और पति उनके साथ सेक्स करता है, और वो फिल्म बनाती हैं। पॉर्न फिल्में हज़ारों मिली हैं उनके पास से, जो बैंकॉक भेजते हैं। बताइए, छोटा सा बच्चा, फिर उसको डरा के भेजते हैं, घर बताओगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारी फिल्म बना ली हमने, ये दिखा देंगे तुम्हारे पापा। इतने बच्चों को ये समझ नहीं आता कि इन्होंने बनाई है, मेरी क्या गलती है। वो तो इतने में डर जाता है, फिर आता है, फिर एक एक बच्चे की कई बार बनाई हुई है। तो ये इंडियन एप्स्टीन है। बच्चों का इस तरह से शोषण करते हैं, उनको मानसिक और तौर पे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन पे हमारी सरकारें गांधी जी के 3 बंदर की तरह से मौन है, अंधी गूंगी बहरी है। कोई नहीं बोलता, ना इन ब्रॉथल्स पे कोई बोलता है, ना इन पे कोई बोलता है। ऐसे जो हो रहे हैं सब चुप्पी साधे हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, जो अपने आप को बहुत कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कह रही हूँ ठेंगे से है, विश्व गुरु नहीं है हम किस चीज़ में विश्व गुरु बन गए हैं उनको दिख भी नहीं रहा है। पैसा और पावर इन्फ्लुएंस मिले कि लोगों को ऐसे दबा दिया जाता है, ये सच है क्या? कैसे दब जाएंगे? पैसे या पावर के दम पे लोग उनको हैरेस करते हैं, ये सच तो है। क्यों करेंगे? तुमको क्यों चाहिए किसी का पैसा? क्यों चाहिए किसी की पावर? किसी की पावर तुम्हारे काम नहीं आनी, किसी का पैसा तुम्हारे काम नहीं आना। वो तुम्हें फौरी तौर पर भी ले जाएंगे, होटल में तुम पे खर्चा करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करेंगे, और तुम घर वापस आ जाओगी। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, हाँ, लड़कियों को लेके, महिलाओं को बिल्कुल, लेके, लेकिन फिर भी अपराध चरम पे है। ये कहना देखिए, गलत नहीं इसको है। मैं अपराध नहीं मानती। ऐसा क्यों है? देखो, इसको तो मैं पहली बात अपराध नहीं मानती जो ये स्वेच्छा से कर रहे हैं। स्वेच्छा से करना नहीं, जैसे किसी को लड़कियों को बिल्कुल, किडनैप कर लिया, बिल्कुल। बेच दिया। लड़कियां बराबर लगातार हमारे देश में गायब हो रही हैं, ये हर 2 ये घंटे हमको में, पता ये है। आंकड़ा है, बिल्कुल। कानून में आंकड़े हैं, हर घंटे पे 4 रेप होते हैं, ये आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में ये लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी क्या ऐसा कानून में रह जाता है कि अपराध जो है उन पे लगाम नहीं लग पा रही है? आपको क्या लगता है, आपने जमीन पे क्या देखा? जो दिख गया वो सच्चाई, जो नहीं दिखा वो झूठ, ये मान लिया सरकारों ने, जिस पे शोर मच गया। और जो बढ़ गया आगे जरा सा, उस पे बुलडोजर घुमा दो, खत्म कर दो उसे। ये सेम स्थिति है आज की, अपराध भी इसलिए रोक नहीं लग रही। एक बंदा काकरोच जनता पार्टी बनाता है, आज उसे बर्बाद करने के लिए सब मुतमईन है पूरी तरह से। पूरी इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है, खत्म कर दो, मुकदमे ठोक दिए, मार दो जान से, घर रोन दो इसका। और एक बलात्कारी खुला घूमता है, उसके लिए कुछ नहीं है। एक बच्ची अभी है मेरे पास, उसका डाटा भी पड़ा हुआ है कि उसके घर वाले मारे मारे घूम रहे हैं कि हमारी 17 साल की बच्ची है, इसका मेडिकल करा दो, बड़ी मुश्किल से मिली है, आप लोग ले आए, चलो ठीक है, मेडिकल करवा दो इसका, इसकी मुकदमा लिख दो। ना मुकदमा लिखा गया है, ना मेडिकल हुआ है अभी तक भी, क्योंकि केवल कितना सा है कि जहाँ उस लड़के का घर है, उसके घर के सामने एक पुलिस वाले का घर है, और वो पुलिस वाला पूरी तरह से सपोर्ट करके थाने पे इन्फ्लुएंस बना रहा है। तब कहाँ सो जाते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी? क्यों नहीं पता लगता उनको?
अभी मैंने कहा है उन लोगों को, मैंने कहा जरा शिकायत पोर्टल पर तो डालो, पुलिस की हरकत भी और ये भी, फिर आपको देखते हैं। लगता है सिस्टम सख्त नहीं है? अपराधों का एक सख्त कारण ये नहीं है, एक तरफा है, एक तरफा है। एक तरफा है। मैंने कहा ना, जो दिख गया और जिस पे लगा कि अरे बात खराब हो जाएगी, उस पर कर दो, बाकी नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए उसको मार दो, खत्म कर दो। आपने इतने सारे ऑपरेशंस किए, आपने कानून का तो उतने ही मुकदमे झेले। एक दोहरा चरित्र देखा, हाँ। एक दोहरा चेहरा देखा, बिल्कुल। समाज का भी आपने दुगना चरित्र देखा, दोहरा चरित्र देखा। उसके बाद आपको कभी आपके जीवन में कोई ऐसा केस आया जिसे देखकर आपने ये महसूस किया हो ये बहुत मुश्किल है? कौन सा ऐसा केस था निकालने में? हाँ। वैसे तो कभी लगा नहीं कि मुश्किल है। एक मुश्किल ये लगा थोड़ा सा, एक बच्ची थी जिसको उन्होंने स्वेच्छा से मुझे फ़ोन करके ये कहा कि दीदी इसको कहीं जरा इससे बात कर लो, ये क्या कह रही है। तो मैंने पूछा कि हाँ, मैंने कहा मुझे लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दो। तो मैंने कहा बेटा क्या कर रही है तुम? मैं 9th में हूँ। मैंने कहा तो 10th कर लो, उसके बाद देखते हैं, मेरी भी जानकारी नहीं है पर मैं पता कर लूँगी, करा दूँगी। तब तक मैं यहाँ एडमिशन करा दूँ? बोले हाँ करा दो। मैंने कहा अपनी दो ये आंटी को, मैंने उससे कहा कि कल इसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उनकी फ़ोटो स्टेट करा लो, इसके 5-7 फ़ोटो बनवा दो पासपोर्ट साइज़ के, मैं फॉर्म लेके आ रही हूँ एडमिशन का, और लखनऊ करा देंगे अगले साल। मैंने कहा किसकी लड़की है? उसने बताई कि उसकी है। कि ठीक है, उन्हीं में से किसी की थी। मैं अगले दिन फॉर्म वॉर्म लेके मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मैंने ले लिया है, इसके करा दिया फ़ोटो स्टेट। बोले दीदी वो तो गाँव चली गई, वो कह रही मैं ना पढ़ रही, मेरा मन नहीं कर रहा, वो अपने घर चली गई। अच्छा चलो, मैं तो रुकी नहीं, मुझे तो खटका हो जाता है। मैं गई, मेरा मीडिया हमेशा साथ देता, बहुत। इतने वर्षों में मैं जिंदा भी हूँ तो केवल मीडिया की वजह से। लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, कभी नहीं, और बड़े सम्मान के साथ। मैंने कहा भैया एक लड़की का पता नहीं निकाल पाऊंगी या नहीं, पर निकालना तो बहुत ज़रूरी है, कठिन है थोड़ा। तो उनका जी तुम पहुँचो। एक तो ये भी मुझे बेनिफिट है कि मेरा मायका है, तो मैं, हमारे यहाँ दीदी वीदी कहने का कम रिवाज है, जी जी हमारे यहाँ बुलाते हैं, बुआ हूँ जी जी हूँ, तो आ रहे हैं आप चलो। मैंने कहा रुक के आना, पहले मैं देख लूँ। मैं गई वहाँ, मैंने कहा कहाँ है लड़की, बुलाओ तुम बात कर लूँ। पर दीदी बताया तो गाँव चली गई। भाई गाँव चली गई, अब इतने से कमरे को तुम कह दो मुझे, तो मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तुम दोनों लोग दिख रहे हो। फिर मैंने कहा तेरे केबिन में कौन है? बोले वो तो मेरा बहनोई आया हुआ है, वो सो रहा है। मैं भी देख लूँ कौन सा बहनोई है तेरा, कहाँ से पैदा हो जाए ये। वो मुझे रोके ज़बरदस्ती, मैं फिर भी चली गई। क्या इतने वो मीडिया वाले भी ऊपर सब आ गए, और जैसे ही उन्होंने फ्लैश करी, वो ये फ़ोटो नहीं फ़ोटो नहीं फ़ोटो नहीं, वो एक मुस्टंडा 6 फीट का लेटा हुआ, और वो नन्ही सी बच्ची 15-16 साल की, वो कोने में बैठी उसके सिरहाने ऐसे छिपी हुई बिल्कुल, एक इतना सा वो पहना हुआ टॉप सा। और मैंने कहा अच्छा बेटा, उसको तो मैंने उठाया, मैंने कहा ये क्या था भाई? ये तो गाँव चली गई थी, क्या था ये, इसको धंधे में उतार दिया आज? बोल ना ना ऐसा कुछ नहीं, ये तो मेरे बहनोई नहीं है, इसकी मौसा जी हैं। तो मैंने कहा तो किसने कहा कि मौसा के पास अधनंगा बिठा दे इसे, ये मुस्टंडा पड़ा हुआ और ऐसे सो रहा है जैसे सो ही रहा हो ये, झूठ। मैंने थप्पड़ मार के उठाऊंगी या तू उठा ले इसे। तो खैर उसे समझ आ गया कि ये मार देगी तेरे, और रिटायर्ड फौजी था वो। बताइए ऐसी जगह पे ऐसी ऐसे जगह लोग पे, भी जाते, पढ़े हाँ, लिखे और अच्छे लोग भी जाते अच्छे हैं। लोग है ना, ऐसे लोग भी। तो उस बच्ची को निकालना हमारे लिए हो गया कठिन। बोली मेरी लड़की कैसे ले जाओगी, मैं जो चाहे करूँ। मैंने कहा भाई नाबालिग है, अभी तक तो मेरे हाथ में है, अब तो जा। मैंने उससे पूछा बिटिया चलेगी मेरे साथ? तो मुझे ऐसे कस के, आप उस फोटो को भी देखोगी तो ऐसे कस के उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा अब तुम जो चाहे करो, तुम्हारे हाथ में है, मैं लेके जाऊंगी। आपने रेस्क्यू में मीडिया का भी सहारा लिया? कोई हमेशा। गिस्टिंग ऐसे किया मीडिया को लेके गई और आपने पूरा कैप्चर नहीं, किया? मीडिया तो आ ही जाता, मैं कहीं चलूँ तो, छोटा शहर है हमारा, भाग जी कहीं जा रही हो, कुछ है क्या, तो ऐसे भी मेरा फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं करते। मैं तो कम ही खबर देती हूँ, पर आ ही जाते हैं। तो मैं उस लड़की को जो उतार के लाई हूँ, मेरा वो हाल किया उन्होंने, पीछे से मेरा ये ब्लाउज फटा, साड़ी वाड़ी की ये सब भी निकले। मैंने कहा कुछ कर लो आज, बच्ची तो जाएगी मेरे आपने हार नहीं मानी लेकिन? ना। और फिर मैं, देखो भाई मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं होता, वो मुझे एक गाली देती है, मैं 1000 देती हूँ गंदी गालियाँ, वही तो उन्होंने तो सिखाई मुझे। और ये तो टिट फॉर टैट है, ये मैं उनको चाय पिला के तो वो मुझे देंगी नहीं लड़की, मैं निकाल ली इस लड़की को। बहुत सारी मुश्किलें आपको आई होंगी? बहुत,
वो तो हर जगह आई हैं। आपके जीवन का इतना वक्त बीत गया है इसी काम को करने में, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ख़त्म हो गई हूँ इसमें? ना ना, बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। नहीं लगा? ना ना। हाँ, थोड़ी एक ये ज़रूर हो गई कि हमारी आदत में कुछ चीज़ें, मैं मेरे साथी आदत में शुमार हो गई कुछ चीज़ें। हुँ, कभी कभी फ़नी मूवमेंट भी हो जाते हैं ऐसे में। हुँ, अनजाने में हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हम देहरादून से लौट रहे, हुँ, रास्ते में बच्चे, 2 बच्चे थे साथ में, मतलब बच्चे इन द सेंस मतलब मेरे वॉलंटियर्स, तो बोले कि मैम हम यहाँ रुक के, मैं तो चाय पियेंगे और पकौड़े खाएंगे। मैंने कहा भाई तुम खा लो, मैं तो बैठी हूँ। मैं गाड़ी में बैठी थी, तो थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, सर्दियों के दिन थे, तो वो ये बस स्टैंड बना देते ना छोटे छोटे शेड डाल के, तो वहाँ मुझे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, बड़ा भारी मेकअप करके, वो जरा सी भी रोशनी पड़ती किसी उसकी बस की, तो वो उसका चेहरा चमकता था, जैसे ऐसे लगा लें कुछ कुछ। तो मैंने कहा ये तो अजीब औरत है, ये क्या लगा के बैठी है। तो इतने में उसके पास एक लड़का गुजरा, तो वो उससे बात करने लगा, पता नहीं उसने क्या कहा, वो लड़का हंसता हुआ चला गया। फिर मैंने अपने वाले को बुलाया, मैंने कहा बेटे जरा जाके देखो, और ये महिला अकेली है इस समय, या तो ये गलत है या इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो गया और बहुत तेज़ हंसता हुआ आया। मैंने कहा वो भी हंसता गया, तू भी हंसता रह गया। बोले मैम वो आदमी है और वो शादी में नाचता है, अब वो इंतजार कर रहा है उसकी, ये जो पीछे से वो बाजी वाले आ रहे हैं उनके साथ उनके ट्रक में बैठ के जाएगा। तो ऐसे हो जाते, पर ये हमारी आदत में शुमार हो गया। कोई बच्चा रोता हुआ दिखाई दे, अकेली लड़की खड़ी दिखाई दे, तो हम चाहे डांट खा के आए पर एक बार पूछ जरूर लेते हैं। और ये आप सबसे आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी अनुरोध करूँगी कि एक बार पूछ जरूर लो। कोई ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार धमका देगा, डांट देगा, इंसल्ट कर देगा, इंसल्ट कुछ नहीं है। हो सकता है किसी बच्चे का जीवन बच जाए, हो सकता है कोई खतरे में हो। और साथ ही में एक और ये है कि ग्लोबल सिग्नल का इस्तेमाल आप सब लोग करें, सब लोगों को सिखाएं, अपने पॉडकास्ट में बताएं। ग्लोबल सिग्नल है जो हिंदुस्तान को छोड़ के सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये ग्लोबल सिग्नल है, ये है। और इसको अगर आप ऐसे करेंगे, ये वैश्विक है कि ये कोई ख़तरे में हो तो ये करके, मान लीजिए मैं ख़तरे में हूँ, आपसे मैं निगाह मिलाती हूँ और मैं ये करूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिग्नल फॉर हेल्प है, ये ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके ज़रिए अभी एक बच्ची को न्याय मिला है, खुद ही छोटी बच्ची 7 साल की, तो उसने अपने पड़ोस, मेरा कोई पॉडकास्ट कैसे देखा पता नहीं, रील आ गई होगी सामने ऐसे भी, तो उसने ऐसे देखा बच्ची ने, तो पड़ोस की एक आंटी जो बीच में एक गली थी और उस पर रहती आती थी छत पे, खुले घर है हमारे यहाँ थोड़े, तो उसमें ऐसे करके उसकी रोज़ करती वो उनकी तरफ। तो उसको ये तो समझ नहीं आता था ये अंगूठा ऐसे कर रही है, पर ये कहते हैं ये मुझे बुला रही है शायद। तो एक दिन पास आई और आकर उन्होंने लड़की से कहा हाँ बेटा तू मुझे रोज़ बुला रही है, बता क्या बात है। तो वो रोने लगी और रो के उसने कहा कि मुझे ना दर्द होता है। कहा होता है बेटा? तो उसने सर कि ऐसे तो बताया कि मेरे इंटरनल पार्ट से। क्यों? कि वो पापा प्यार करते हैं ना, तो उससे बहुत दर्द होता है। और मैं पापा से पूछ रहा कि तुम मना नहीं करती? बोले करती हूँ, पर पापा कहते हैं कि सभी के पापा तो ऐसे प्यार करते हैं बेटा, थोड़े दिन दर्द होगा फिर ठीक हो जाएगा सर। बहुत जागरूक महिला होगी जो भी थी। और उसने कहा बेटा तो मुझे नीचे मिल, आ जा। तो उतर क्या, मैं आती हूँ। उसे लेके सीधे थाने पहुँची और उसने लिखोगे मुकदमा तो इसके बाप के खिलाफ, और मैं इसकी माँ को बुलवा रही हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं करेगी। माँ बेचारी टीचर थी और स्कूल चली जाती थी, और पीछे से बाप वहीं पे दुकान कर रखी थी परचून की, और बेटी के साथ, सगी बेटी सौतेली मेरी थी। तो ये मैंने कहा, पूछा मैंने उस महिला से, मैंने कहा ये सिग्नल उसको वो कैसे आपको बोली ऐसे करती थी। तो ये उसने ग्लोबल सिग्नल देखा। उसने कहा मैंने देखा था जी। बहुत सारे परिवारों में ही उनके बच्चियों का शोषण हो रहा है। तो अच्छा है कि आप लोग घर में आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि एक सिग्नल है जिसको आप फैलाएंगे तो हो सकता है किसी बच्चे को न्याय दिला सके, किसी महिला को भी दिला सकते हैं घरेलू हिंसा से पीड़ित है, किसी ऐसी बच्ची को जो ट्रैफिक ढो रही हो और किसी से कहने की स्थिति में ना हो, कितने दबाव में, ऐसी किसी बच्ची को बचा सकते हैं। कोशिश करके देखिए, अच्छा लगेगा एक बार ज़रूर। ऐसे बहुत सारी लड़कियां इस तरह से फंस जाती हैं और उसके जाल में फंस गई, कोई लड़का उनको फंसा के ले आया और जब उन्हें समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी हो, तो वो क्या करे? नहीं, पहला तो यही है कि अभी तो इतना सब हो गया है कि आप लोकल पुलिस को कह सकते हैं, आप 1098 पे फ़ोन कर सकते हैं, जो अगर आप 18 से कम है 1098 पे करें तो आपको चाइल्ड लाइन रेस्क्यू कराएगी। हम जैसे NGOs की मदद लेती हैं। महिला हैं, आपके साथ कुछ हो रहा है या आप फंसी गई हैं, महिला भी हैं, 1090 पे भी कर सकती हैं आप, महिला हेल्पलाइन है। और लोकल आप जिस शहर में रहते हैं 181 पे कर सकते हैं आप, वहाँ से भी आपको मदद मिल सकती है।
वहाँ इतना भी हो सकता है कि आपको 2-4 दिन का शेल्टर भी हो सकता है, जब तक कि आपकी व्यवस्था कानूनी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1090 को बहुत ही ज़िम्मेदार हमारे एक अधिकारी हैं जो इसको चला रहे हैं, तो हेल्पफुल है बहुत। इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और नहीं तो हमारा नंबर दीजिए, हम तो वहीं हैं अवेलेबल जहाँ तक भी हो सकता है। आपने समाज के उस तबके के लिए काम किया जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। समाज में खुल के बात करना भी लोग गलत समझते हैं, गंदा समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये महिलाएं जो कर रही हैं वो गंदा काम है। बिल्कुल। और आप उसे करते रहे, आपके परिवार ने आपका साथ दिया, लेकिन क्या रिश्तेदारों ने भी आपका साथ दिया या रिश्तेदारों ने आपको हीन भावना से देखा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पता नहीं, मुझे कहने में संकोच होता है ये बात। हम्म, इसलिए संकोच होता है कि लोग सोचते होंगे शायद मैं झूठ बोल रही हूँ। आप मैं तमाम के नंबर दे दूँगी। मैं अपने रिश्तेदारों में जितनी मतलब सम्मान पाती हूँ, प्यार पाती हूँ, मैं समझती हूँ शायद दूसरी बहुओं को नहीं मिला इतना। शुरुआत से ऐसा रहा? और शुरुआत से रहा। मतलब वो कहते हैं, मेरे एक बहुत उम्र दराज जेठ हैं, देहरादून रहते हैं। वो कहते हैं, बेटा तू, मैंने कुछ चीज़ें नहीं छोड़ी। जैसे ये कि मुझे 5 बजे अपने घर होना है तो होना है। अर्जन में अगर मुझे दोबारा आना पड़ रहा है तो मैं आ जाऊँगी, लेकिन होना है, शाम को 5 बजे घर चले घर जाते? होना है। दूसरा, मैं चूँकि मैं गाँव में भी रहती हूँ और मेरे इन-लॉज़ में भी, मेरे मायके में भी पर्दा का है। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई करें ही करें। अब आके नहीं है, लेकिन उस समय था। मैं आज भी करती हूँ। मेरे एक बड़े जेठ जी कहते हैं कि इतनी बावली है, 50 बार तेरा पॉडकास्ट देखते हैं, तेरे अखबारों में देखते हैं, वो पर्दा करके खड़ी हो जाती है। आज भी घूंघट करती हैं आप? हाँ, मैं करती हूँ। तो मुझे गाँव में भी, मैं गाड़ी में हूँ तो चलो सिर पे पल्लू है, लेकिन उतर गई तो मैं फिर घूंघट कर लेती हैं। हाँ, मैं करती हूँ। और इसकी कोई तस्दीक की ज़रूरत नहीं, आप मेरे गाँव चले जाओ, कोई बता अरे उसका क्या है, वो तो आज भी घूंघट करती है। तो ये जीवन में कोई दर्द ऐसा है जो लगता है कि हाँ, नहीं होना चाहिए था? क्या है? एक तो ये कि वो इस तरह नहीं मरना चाहिए था उनको। इतने साल वो चली गई, मतलब मुझसे दूर, कभी तो वो लौट दर्द के अभी भी आती। दिल में है। वो दर्द है हमेशा। कितना ही मैंने इतनी लड़कियां निकाली, उस समय हमेशा माफ़ी मांगती हूँ उनसे कि तुम्हारे बदले इसको निकाल पाई, वो ढूंढ नहीं पाई। और हो सकता है उनके मरने पे ही मुझे खबर हो जाती तो मैं चली जाती शायद, लेकिन हुई नहीं। वो दर्द हमेशा, चेहरा ऐसा कैसा याद है। आज भी अगर 18 साल की अतुल शर्मा से मिलोगी तो कैसा लगेगा? ऐसे ही कि खुराफाती और झगड़ालू, कि नहीं जो गलत बात है तो उसका विरोध करना ही हो, चाहे फिर फादर हो, मेरे भाई हों, अम्मा हों, या कॉलेज में हों, कहीं भी हों, तो लोग भिड़ने से मन न करें, इससे मत भिड़ो यार कहीं भी। ये स्वभाव बचपन से ही रहा? हाँ, बचपन से रहा। या तो इसलिए कि जिद्दी मैं थी? अकेली बेटी रही तो थोड़ा बचपन में ज़्यादा लाड प्यार से पाल लिया होगा, उस चक्कर में ज़्यादा पूरी कर दी होंगी इच्छाएँ। हमारे फादर की बहुत लाडली थी। अब सोचिए, हम बड़े भाई से 21 साल छोटे हैं, तो स्वाभाविक है हम कितने छोटे हैं, बुढ़ापे की औलाद थे, तो इसलिए जिद्दी भी हो गए होंगे शायद। और वो जिद आज भी है। अब ये है कि इतनी आपने 600 से ज़्यादा लड़कियों के रेस्क्यू कर लिए, उन्हें उनके घर तक किसी को के मतलब सभी को एक हाँ, सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया, तो कैसा महसूस होता है? सुकून मिलता है। मेरी किसी बेटी ने मुझे कभी ये जिनकी शादियाँ भी की हैं, मुझे आज तक कभी ये शिकायत नहीं आई। शादियाँ भी की हैं आपने हाँ, वहाँ से निकाल के? हाँ। पढ़ाया भी है? किसी बेटी को, हाँ, बहुत सी लड़कियां पढ़ी हुई हैं, मुझे किसी मेरी बेटी का मुझे ये शिकायत नहीं आई। बल्कि किसी ने अभी मुझे पिछले दिनों 3-4 महीने की बात होगी, कोई आए और उन्होंने कहा, बहन जी आपने एक शादी कराई थी हमारे गांव में। मैंने सोचा कुछ शिकायत आ गई है शायद। बोले ऐसी किसी लड़की, और आसामी लड़की थी जिसकी हमने शादी कराई, भाषा ठीक से नहीं समझती थी, और लेकिन इनको सब काम करती है। वो जानवरों का, मैं ये नहीं कह रही कि मैं उन्हें बहुत बड़े बड़े घरों में ब्याह देती हूँ, बहुत ही हैंड टू माउथ, रिक्शा चला रहा है तो पेट भर रहा है, वो जानवर पाल के अपने घर का काम चला रहा है, पूरे सब काम करती है। बहुत अच्छे होंगे वो लोग जो हाँ, उन्हें बहुत, अपनाते हैं बहुत और उन्हें समाज में सम्मान बिल्कुल दिलाते सम्मान हैं। देते हैं। तो मैं उन्हें इतना ही सम्मान देती हूँ। इतना, एक गूंगी बहरी लड़की की शादी की, बहुत खूबसूरत लड़की है, लेकिन शादी की वो उसका पति बोला बहुत झगड़ा करती है। मैंने कहा झगड़ा? अरे मेरे पोते का दृष्टान था, तो उसमें आई हुई थी और इतनी सुंदर लग रही, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने कहा ये झगड़ा कैसे करती है जब ये बोलती नहीं है? बोले अरे इसका झगड़ा तो आप सुन ही नहीं सकते, वो तो ज़्यादा खतरनाक झगड़ा है, बर्तन फेंकेगी, बच्चों को मारेगी। और जब हमें समझ में, पढ़ी लिखी है नहीं कि कुछ समझा, तो हम तो हार के थक के कहते अच्छा तेरी हमारी गलती, तेरी नहीं। तो अच्छा लगता है कि भाई मैंने कहा कुछ शिकायत है ये ना, ये शिकायत नहीं है, ये इसकी ना बोलने की मैं पीड़ा समझ सकता हूँ जो है।
आपको अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान ने मेरा जन्म इसी काम हाँ, के लिए, इसी के लिए दिया, ये तो इसी मुझे के लिए लगता है। जन्म आपने लिया है। मुझे और कुछ करना ही नहीं था। हम्म, मेरा घर आज भी आप जाके देखो तो बेटियों से छुट्टियों में भरा पड़ा है। अब आपने जिन बच्चे की शादियां की हैं, जिन्हें निकाला है, वो अभी भी आपसे मिलने आती हैं? हाँ, मैं भी जाती हूँ आप उनके। इतनी बच्चियों में किसी की माँ बनी? सबकी सभी मुझे आपको माँ ही माँ बुलाती कहती हैं। हैं? हाँ, सब माँ कहती हैं। मेरे स्टाफ के बच्चे मुझे सब माँ कहते हैं। मतलब बहुत सारे फ़नी हो जाते हैं कि बहुत उम्र दराज शायद हमसे बड़ा होगा, तो कुछ हो गया उसके साथ, था तो वो पत्रकार, उसने वो भाग के आया कि दीदी मेरे साथ तो मुकदमा लिखाया जा रहा है बलात्कार का। मैंने कहा क्यों? बोले उस औरत पे मेरे पैसे मांगने गया तो उसने वहाँ लिखवा दिया। मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया हमारे एक बच्चे पे ही आपने मुकदमा लिखने लगे? तो उन्होंने कहा आपका बच्चा हमारा बच्चा, ले आओ चलो बात करके बैठ के सुलटवाते हैं। मैं लेके चली गई, हमने चाय पानी पी ली सब। उन्होंने कहा बच्चा कहाँ है? मैंने कहा ये तो बैठा है। तो उन्होंने कहा अगर ये बच्चा है तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ, काफ़ी कम उम्र के थे वो, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ। अगर ये बच्चा, तो मुझे इतने बड़ी बड़ी माँ कहते हैं। और मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है आपको। अच्छा लगता है मुझे तो माँ। आपका जीवन काफ़ी मुश्किलों से रहा, आप उनसे खेलती रहीं और आपको मज़ा आता रहा, हाँ, लेकिन इस बीच आपका परिवार और आपके पति के साथ बॉन्ड कैसा रहा? वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर अभी पाऊँगी। भी ऐसा लगता है कभी कि हाँ। कुछ रह गया उनके साथ? हाँ, ये क्या? जैसे कि मुझे जो समय देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाई। हम्म, 28 साल की उम्र में मैंने सब शुरू कर दिया, हम्म, तो शायद वो समय तब तक तो बच्चों में घिरी रही और वो नहीं दे पाई उन्हें। और उन्होंने भी बड़ा मौन मुझे समर्थन दे दिया था कि तुम, जैसे मैं कभी कहती भी, मैंने कहा मैं नहीं दे पाती ना समय। मैं कह रही मेरे लिए तो कर रही हो, किसके लिए कर रही हो? ये सब बच्चे, सारी मेरी फैमिली, इनके सब के लिए कर रही हो, तो ये बहुत है। और आपने कभी अपने पति के साथ बहुत खूबसूरत लम्हा कोई बिताया हो, आज भी याद आता है? क्या है वो, आज ना सबको बता दीजिए। कभी नहीं बिताया। पूछो क्यों? हाँ। उनके 3 भाई थे, 1 बहन, छोटे। हम्म, वो किसी की शादी में शामिल नहीं हुए। सोचो, उन्हें इतनी नाराज़गी थी उनसे सबसे कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती, इसके पीछे पड़े रहते हो कि यही करेगी, हटो। मैं नहीं, ऐसे बैठे रहते थे शादियों में, जैसे कर लो ना, तुम तो हो माँ भी इनकी, भाभी भी इनकी, भाई ठीक है मत करो, तुम कोई तो करेगा, तुम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, बस बात खत्म। तो वो उन्हें रहता था, मैंने गलत करा उनके साथ ही। बस वो फिर कहते थे मैं शादी में ही नहीं शामिल हो रहा था, महाशय से, और ये तुझे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे कहते थे, ये कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा मुझे इनसे क्या चाहिए भाई, चाहिए थोड़ी, पर मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने निभाई। मेरे सास ससुर ने मेरा बहुत साथ दिया, तो उनकी बदौलत मैं पढ़ी। हाई स्कूल के बाद मैंने शादी कर ली थी, अब मैंने लॉ किया यहीं, तो उन्हीं की बदौलत। तो ठीक है, अब हम करेंगे अंत में रैपिड फायर और आपसे पूछेंगे छोटे छोटे कुछ हाँ, सवाल। सिस्टम से लड़ना आसान है या खुद से? सिस्टम से। मैं तो खुद से तो मैं लड़ी ही नहीं कभी, खुद का तो मैंने सोचा ही नहीं कि मुझे लड़ना है, मैं तो जैसी हूँ ऐसी हूँ। जिंदगी ने ज़्यादा रुलाया या लोगों ने? नहीं, लोगों ज़िंदगी ने। ने तो मुझे कभी रुलाया ही नहीं, सच बात तो ये है। बहुत अच्छी मेरी फैमिली, बहुत अच्छे मेरे लोग मुझे, लेकिन ज़िंदगी से शिकायत तो नहीं है, लोगों से बहुत है। काश कभी हाथ खड़ा करते, यूँ तो कहेंगे अरे हम आपके साथ, नीचे वाले दुकानदार सारे, जी बहुत बढ़िया काम कर रही हो तुम, जब तुम एक लड़की निकालो हमारा तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। अबे तुम भी तो बता दो कभी कि एक लड़की नहीं आई है, नीचे बैठे हो। कभी नहीं बताई मुझे आज तक दुकानदारों ने। कभी दिल टूटा है? अरे जिससे प्यार किया उसकी शादी होगी तो दिल कहाँ से टूटेगा। प्यार या जिम्मेदारी? जिम्मेदारी मैंने बहुत निभाई। अगर एक राज पूरी दुनिया को बता सके तो क्या बताएंगे आप? मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने लव मैरिज की, बिल्कुल प्यार उनसे हमेशा रहा, वो चले गए तो उसके बाद बहुत चीज़ों में अधूरापन रहा, लेकिन मैं कभी उन पर ध्यान नहीं दे पाई। मुझे ये, मैंने राज कभी किसी से कहानी बच्चों से भी नहीं कहा, ध्यान क्यों नहीं दे पाई, इस कदर घिर गई मैं शुरू में पारिवारिक जिम्मेदारियों में बड़ा होने के नाते, और वो धीरे धीरे, जैसे वो कभी कुछ कहते भी तो अभी मैं ये निपटा लूँ उसके बाद तुम्हारी सुनूंगी, ये सब ऐसा, शादियाँ की उनमें लगे रहे, तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उन्होंने मुझसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था एक अरसे के बाद में। तो वो दुख मुझे आज भी है, और किसी को कहा भी नहीं कि काश मैं कभी उनकी भी सुनती। वो चले गए तो अब ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा खतरनाक है, अपराधी या चुप रहने वाला समाज? चुप रहने वाला समाज। अपराधी तो पैदा ही समाज से होता है, वो पैदाइशी नहीं है, ये चुप्पी इंसान को मारती है। एक सवाल जो आप चाहती थी
कि कोई आपसे पूछे लेकिन आज तक किसी ने नहीं पूछा? हाँ, मैं ये चाहती थी कि कोई मुझसे ये पूछे। यूँ तो बहुत लोगों के आते हैं कि भई हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन मुझे किसी पे कोई मैं भरोसा करती नहीं हूँ, ख़ास तौर पे मैं क्या कहूँ यंग लड़कों पे। लेकिन एक सवाल जो ये पूछना चाहिए था कि आपके बाद कौन? हाँ, वो नहीं पूछा और वो मुझे भी सालता है। दिया बनकर जो दूसरों का अंधेरा मिटाते हैं, वो अक्सर कई तूफानों से गुजर जाते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। और कुछ लोग इतिहास नहीं पढ़ते, कुछ लोग खुद इतिहास बना जाते हैं। ऐसे ही हमने अतुल शर्मा जी से बातचीत की, जिन्होंने एक इतिहास बनाया, बहुत सारी लड़कियों की वो माँ बनी, बहुत सारी लड़कियों को उम्मीद की नई रोशनी दी और उस रोशनी से उन्हें उजाला दिया और उनकी ज़िंदगियाँ संवारी। आज हमने उनसे बातचीत की और उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जाने जो कई दर्द उनके दिल में थे, जो कभी किसी से नहीं कह पाई। और बहुत बड़ी बात आज जो उन्होंने हमें बताई कि एक सवाल जो उनके मन में रहा, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उनकी मदद या किसी और की मदद, तो आगे आइए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। अगर आपको मिली हो हमारे इस शो से कोई प्रेरणा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बहुत शुक्रिया आपको इस एपिसोड को अंत तक देखने के लिए। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए Thank you, बेटा। और हमारी लाखों महिलाओं की प्रेरणा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया।